हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो दोस्तों बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेक्स्ट कंसेप्ट की, क्योंकि कंसेप्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमने बेसिक लेवल पे हमने देख लिया कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था। ओके, सो आज बात करने वाले, देखो यार, पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल की स्टडी ऑलरेडी हमने कर लिया, उसके कंसेप्ट देख लिए, हाउ टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस वो हमने देख लिया, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। होप सो आपने क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में भी सॉल्व किए होंगे, असाइनमेंट से भी सॉल्व करे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेकिन आज बात करने वाले हैं यार सर, अगर पॉइंट फॉर्म में आपका चार्ज नहीं है, वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, मतलब बॉडीज की चार्ज की अगर वो बात करता है, तो किस तरीके से आप इसके कंसेप्ट को अप्रोच करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कमाल, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं इसी कंसेप्ट की मस्त तरीके से। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन हम करेंगे वो वाले एग्जांपल्स लेंगे, वो वाले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करने वाले हैं जो एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है। सो वो जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे, जो हमारे एग्जाम में आने के जिनके चांस बने रहते हैं, उसी की बात हम यहाँ पे करेंगे। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले कौन सा केस हम लेने वाले, पहले से कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर हर केस पे हम अप्लाई करेंगे, और हर केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर केस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन भाई ये रियलिटी है कि क्वेश्चन तो हर केस से ही पूछे जाते हैं। ओके, सो आपने बढ़िया से ध्यान देना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। किसके लिए सर? ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म, एक रॉड होगी, चार्ज होगी, लेकिन ठीक है, ऐसे मान के चलना, मतलब ये अंडरस्टूड है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज रॉड होने वाली है। फिर सेकंड आप बात करने वाली है ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ठीक है, एक रिंग होगा। अब रिंग में डिफरेंट केसेस में यहाँ पे लेने वाला हूँ, आपको हर पॉसिबिलिटी में सिखाऊंगा कैसे वो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एंड थर्ड में क्या बात करने वाले हैं सर? थर्ड में क्या बात करेंगे? हर वो चीज मैंने आपको बोला है डिस्कस करेंगे जिस पर क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस बनेंगे। तो थर्ड में अब हम यहाँ पे ये, अगर आप देख पा रहे होंगे, रिंग और रॉड, इनमें जो चार्ज होता है वो ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब लेंथ के लॉन्ग। अब हम बात करने वाले हैं जैसे स्फीयर हो गया, ठीक है, ड्यू टू आप मान सकते हो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, CSS, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अच्छा सर, अगर होलोस्फीयर हुआ तो यस, ड्यू टू होलोस्फीयर भी बात करेंगे। होलोस्फीयर जब होगा, वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, रिजल्ट सेम ही रहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो सारा चार्ज है उसके सरफेस पे ही रहने वाला है। सो नो बदर एट ऑल। ओके, फोर्थ में क्या बात करेंगे सर? इसी में आएगा, वैसे तो ये इसी का पार्ट है। यहाँ पे बात करेंगे हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। जब भी वो बात करता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इट मीन्स वो बात कर रहा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, है ना, NCS, आप पूरा नाम लिखेंगे बॉस, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। ये सारी बातें आज उड़ाने वाले हैं और मस्त तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हाउ टू अप्रोच, है ना, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, मतलब आपने इस टाइप का कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये है मेन मुद्दे की बात कि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, है ना, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, वो आ जाए, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे यार, है ना, इतने धुरंधर तो हम है। ओके, तो यार पता हो क्या बोल रहा है, जो भी वो बात कर रहा है यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। ओके सर, यूनिफॉर्म है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं ले रहे हम, यूनिफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करना है, लेट्स सी मेरे पास एक कोई बॉडी है, जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। एक बॉडी है और इसके सरफेस पे या वॉल्यूम में जहां पे भी जो भी होगा, इस पे मतलब चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज है, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में तो नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, एक शेप एंड साइज है यहाँ पे एक पर्टिकुलर, ठीक है, आप देख सकते हो पॉइंट में और उसमें क्या डिफरेंस है, पूरी बॉडी पे चार्ज है, समझ गए आप। और वो बोल रहा है कि इस पूरे चार्ज की वजह से यहां से P पॉइंट पे कहीं R डिस्टेंस अवे पोटेंशियल निकालो, P पॉइंट पे। तो यार अब ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ठीक है, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, मतलब पूरी बॉडी पे जो भी चार्ज आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है, अगर ये कहीं छोटे से पॉइंट पे होता है ऐसे Q चार्ज, और यहाँ पे आप पोटेंशियल निकालते तो आप तुरंत निकाल देते सर K Q, और इस पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस R, तो ये आप तुरंत बता देते। बट चूंकि दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके, क्योंकि ये यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, स्ट्रक्चर पे, ये आप समझ जाएंगे अब, ठीक है ना। ओके सर, अब क्या करेंगे, तो वो फंडा यही है, तरीका यही है कि अगर एक यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उस बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट आप कट करेंगे, मतलब प्रोसेस बता रहा हूँ हाउ टू यूज दिस, वैसे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम क्या यूज कर रहे हैं, इस पूरी बॉडी में से एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज कट कर लेंगे, मान लिया यहाँ से ये इतना सा एलिमेंट इसका कट किया, और ये जो भी एलिमेंट होगा, लेट्स सी इसके ऊपर जो चार्ज है, टोटल पे तो Q है,
इसमें स्मॉल क्यू मान लो, स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल डी क्यू चार्ज मान लिया, स्मॉल एलिमेंटल, ठीक है। और अब मान लेते हैं इस पूरी बॉडी का ये छोटा सा एलिमेंट एक पॉइंट की तरह काम करेगा, इसको मान लो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली बहुत स्मॉल मानेंगे अब इसको, और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस ये है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज मान रहा हूं, ध्यान से समझना, तो अगर मैं इसको यहां से बाहर निकाल लूं और इस पे जो चार्ज है वो बहुत स्मॉल है और आर डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर वही तो स्मॉल होगा क्योंकि स्मॉल चार्ज है, और फॉर्मूला क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, तो फॉर्मूला ये अब यूज किया जा सकता है के इस स्मॉल चार्ज के लिए, ना कि पूरी बॉडी के लिए। सो दिस इज द अप्रोच। अगर पूरी बॉडी का निकालना है, मींस ड्यू टू होल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है अपने उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट इसमें बहुत सारे होंगे, उनको सबको एड ऑन ही तो करना है, छोटे छोटे एलिमेंट से मिल गई तो बड़ी बॉडी बनी होगी, तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, एंड ये आपके पास कहीं ना कहीं आ जाएगा वीपी उस पॉइंट पे, और इंटीग्रेशन के डी क्यू ओवर आर, फिर लिमिट जो भी दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। मतलब ये तरीका है, एंड दिस इज द अप्रोच हाउ यू कैन प्रोसीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके बॉस, तो यार सर चलो ये तो ठीक है, एक कंसेप्ट आपने बता दिया थियोरेटिकली किस तरीके से हमने अप्रोच करना है, इट्स ओके, कुछ करके देखें। यस वही, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन इसका यूज करके, हमें रियलिटी में नहीं पता चल पाएगा कि इसके यूज करके क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। तो मिशन पे बने रहना बॉस, मस्त तरीके से आपको हर टेक्निक यहाँ पे सिखाने वालों की किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वो क्या फॉर्मूलाज या क्या फंडे हैं जिनसे अगर इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन आएंगे अपना टाइम भी बचा सकते हो, एक्चुअल प्रोसेस भी आएगा और टाइम बचाने वाला प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करके आप आ सकते हैं। ओके कम ऑन, ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, और इजीली आप इसको देख सकते हैं कि जो मैं प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ, पहले एक्चुअली हम इसको सॉल्व करेंगे, देन लास्ट में इसको रिजल्ट है उसको कैसे यूज करना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। अगर सर क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से सॉल्व करके आएंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब सिखाऊंगा। मैंने ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने आई थिंक डिस्कस किया था, हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके सो यू जस्ट prepare yourself okay for any type of situation। okay so come on, उसने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड, एक रॉड है हमारे पास जिसके ऊपर एक चार्ज हमने दिया Q, पूरी लेंथ पे चार्ज है, इसकी लेंथ L है, देखो पूरी पे। अब ये जो रॉड है ये एक साइज है, एक शेप है इसके पास, ठीक है, इसको हम पॉइंट तो मान नहीं सकते, हम ऐसे भी नहीं मान सकते कि इसका पूरा का पूरा चार्ज कहीं इसके सेंटर पे आ जाएगा, नहीं, एक्सटेंडेड है ये, ठीक है, तो एक बॉडी है, ये ध्यान रखेंगे। तो सर ऐसे में क्या करेंगे, अब वो जो पॉइंट हो सकता है ना जहां पे वो पूछेगा, हो सकता है वो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे कहीं यहाँ पे हो सकता है इसकी लेंथ के अलोंग कहीं यहाँ पे हो, ठीक है ना, तो इसके पूछे जाने के चांस थोड़े कम रहते हैं मेंस तक और नीट तक, तो दैट्स व्हाई हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे परपेंडिकुलर वाले केस को। मैंने क्या माना है कि इसी की लेंथ के अलोंग इस ए एंड से, इसके ये एंड इसका बी है, ए एंड से कुछ डिस्टेंस अवे कोई एक पॉइंट ले लिया, देखना ये जो एक्सिस है, समझ रहे आप, ये एक्सिस इसी की लेंथ के अलोंग लिया मैंने, ठीक है, तो इस वाले एंड से कुछ डिस्टेंस डी डिस्टेंस अवे, ये डी डिस्टेंस मान ली मैंने, ठीक है, इसकी पूरी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो तो आपको दिख ही रही है L है, और इस पे जो चार्ज है हमने उसको Q मान लिया कैपिटल वाला। तो हमें कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस रॉड, ठीक है, you can see now। okay so what is the process, what is the funda, so there is a distribution of uniform charge distribution। एक रॉड की हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया जब भी इस टाइप का केस आएगा दोस्त, एक्सटेंडेड टाइप का इस टाइप का कोई केस आएगा, सबसे पहले देखो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे है, एरिया पे है, वॉल्यूम में है, या लेंथ पे है, ओब्वियसली रॉड है उसकी लेंथ पे है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी लीनियर लैम्डा, ये हमने बहुत अच्छे से देख रखा है। अब जो चार्ज पर यूनिट लेंथ और यूनिफॉर्म है तो लैम्डा हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी इसमें से मैं छोटे छोटे अगर इसके पीसेस भी कट करूंगा ना तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लैम्डा कांस्टेंट है हर चीज का, ठीक है। अब तरीका क्या होता है सर, तरीका दोस्तों ये होता है, इस पूरी रोड का एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो और उसको पॉइंट मान लो और उसकी वजह से निकाल लो, पूरी रोड की वजह से निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने मान लिया इसका इतना छोटा सा एलिमेंट कट किया, इतना सा पीस कट किया जिसकी लेंथ हो सकती है dx, यहां से लेकर एलिमेंट की यहाँ पे, और इसमें जो चार्ज हो सकता है वो dq। तो अब इस एलिमेंट से, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करेगा, यही से कितनी दूर है वो पॉइंट वो डिफाइन कर दो, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स डिस्टेंस अवे कर दो, और इस एलिमेंट को अगर मैं यहां से निकालूंगा ऐसे, तो इसकी जो लेंथ है वो dx है और इस लेंथ पे जो चार्ज है वो dq है, और इससे अवे इस पॉइंट पे x डिस्टेंस अवे जो पोटेंशियल होगा, अभी सिखाया था मैंने व्हाट इज द प्रोसेस, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, अभी ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा dvp, और आप कैसे करेंगे इसको, है ना, k dq ओवर x, यही करेंगे। अब भाई कुछ नहीं करना होता है, स्मॉल q, ये dq छोटे से चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे,
लैम्डा वाले फॉर्मूले की हेल्प से अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो इसकी जो लेंथ है जिसमें चार्ज है वो dx है, इतना चार्ज, तो लैम्डा कांस्टेंट है सबके लिए, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी dq अपॉन dx, तो dq निकाल लो, देखो तो dq आ जाएगा सर लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू यहां से आप टोटल चार्ज के टर्म्स में पुट कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इंटीग्रेट करेंगे टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू होल रॉड, क्योंकि ये तो इसका एक एलिमेंट है। ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबसे मिलके बनेगा ना ये एलिमेंट हो गया, फिर ये एलिमेंट हो गया, फिर ये एलिमेंट हो गया, फिर ऐसे इधर पूरी रॉड कवर करने के लिए सारे एलिमेंट आपको कट करने पड़ेंगे और सबको एड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या पता भाई कितने एलिमेंट है, तो हमें तो पूरी लेंथ कवर करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, कम ऑन गाइस, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वीपी, और यहाँ पे जब लिमिट आप पुट करोगे, पहले आप देख लो डी क्यू की वैल्यू पुट अप कर दो, कितना है सर, लैम्डा इंटू डी एक्स। नाउ यू कैन सी गाइस, मैंने इस वेरिएबल को एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे एक ही वेरिएबल बच जाएगा आपके पास, ये है एक्स। एक्स सर वेरी क्यों कर रहा है एक्स, क्योंकि एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, आप हो सकता था ये वाला एलिमेंट लेते तो डिस्टेंस यहाँ से लेते, तो एलिमेंट की जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे, मतलब पॉइंट पे की लोकेशन उस एलिमेंट से चेंज हो रही है, मतलब एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, सिंपल है सर। अब लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, वीपी इक्वल टू के लैम्डा, इंटीग्रेशन में बचा dx अपॉन एक्स, मतलब डिस्टेंस की लिमिट बनेगी। अगर ये एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा, ये एलिमेंट कहां पे कट किया जा सकता है, या तो यहां पे और इस पॉइंट के पास वाले एंड पे यहां पे, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास वाला एंड कितने डिस्टेंस पे है, डी, ये वाला एंड जहां पे रोड खत्म हो रही है, यहां से जाके यहां पे खत्म हो रही है, ये एंड कितनी दूर है यहां से, तो ये डी प्लस इसकी लेंथ, तो लिमिट बन गई पास वाले एंड डी से यहां तक। अब यहां से यहां तक देखो डी प्लस एल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस बचपन वाला खेल है सर, ये dx बाई एक्स है, यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा नेचुरल लॉग यानी ln ऑफ x होता है, ये आप सबको पता होगा। लिमिट पुट कर दो d से d प्लस एल, क्लियर है, यू जस्ट पुट द लिमिट्स एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। तो देखो सर, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, तो लिखेंगे d प्लस एल, फिर माइनस लोअर लिमिट एल आ जाएगी केवल, ठीक है, ये आ गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग में, लॉग m माइनस लॉग n, तो उसको लिख सकते हैं लॉग m बाई n, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप, क्योंकि माइनस है, ठीक है, अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई होता, ठीक है। सो यहाँ पे p पॉइंट में जो पोटेंशियल आ रहा है बॉस, वो आ रहा है के लैम्डा, और इसको लिखूंगा मैं ln ऑफ दिस बाई दिस, ठीक है, d प्लस एल बाई एल, एंड गाइस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Actually, this is your required electric potential at this point very clearly, ठीक है, आप देख सकते हो, बिल्कुल यही प्रोसेस है, ये याद रखना है। तो फाइनली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑलवेज। अगर आपने इंटीग्रेट नहीं करना है, इतना लंबा प्रोसेस यूज नहीं करना है, और एक रॉड की वजह से जिसपे कोई चार्ज है, जिसकी कोई लेंथ है, उसी की लेंथ के अलोंग किसी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। के लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू अगर पुट करनी है तो आप पुट कर सकते हो यहाँ से, तो चार्ज के टर्म्स में पोटेंशियल आ जाएगा, तो के क्यू बाई एल ln ऑफ डी प्लस एल बाई एल, ठीक है, के लैम्डा यहाँ से मैंने लिख दिया है, ठीक है, चार्ज के टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में ये लिखा है, चार्ज के टर्म्स में यह है उसकी लेंथ है। तो यार सर क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, वैसे तो ये क्वेश्चन ही है, इस तरीके से डेटा आपको गिवन होगा, बट समटाइम वो क्या करेगा कि वो जो पॉइंट P है, रॉड की लेंथ अगर L है, तो पॉइंट ये जो है P, इसके इस एंड से कितनी दूर है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, बस ध्यान देना, ये डिस्टेंस की वैल्यू इस लेंथ के टर्म्स में कहीं ना कहीं गिवन होगी, वो पुटअप करनी है, फटाक से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, करके दिखाऊं, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप देखें किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर आपको उसका रिजल्ट याद है बॉस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा। रिजल्ट नहीं याद है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आपको जाना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा वैल्यू निकालने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसका छोटा सा एलिमेंट आप कट करके निकालोगे, उस पर चार्ज कुछ मानोगे डी क्यू, उसकी डिस्टेंस कुछ मान लोगे डी एक्स, और यहाँ से इस पॉइंट की लोकेशन होगी एक्स, तो आपको वैसे निकालना पड़ेगा कि पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के डी क्यू अपॉन एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वी आ जाएगा इंटीग्रेशन के ओवर एक्स, और डी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी लैम्डा स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है ये वाला एंड इसके पास है, एल डिस्टेंस दे रखी है, देखो लेंथ भी इसकी एल है, और इस वाले एंड से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की देखो एल है, तो इस वाले एंड से ये कितनी दूर होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल, तो लिमिट बनेगी एल प्लस टू एल, हाँ सॉरी एल प्लस एल दैट इज टू एल,
ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। एक तो यही है कि जो प्रोसेस है, लेकिन अगर जो मैंने यहाँ पे अभी डिराइव कराया, कॉन्सेप्ट आपको बताया, अगर वो फॉर्मूला आपको याद रहे इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, के क्यू बाई एल, अगर क्यू के टर्म्स में लिखूं, ठीक है, ln ऑफ डी प्लस एल बाई एल, यू कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली। सो के क्यू बाई एल ln ऑफ डी की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी इस एंड से डिस्टेंस, ये देखिए डी की वैल्यू एल, तो एल प्लस एल बाई एल, तो आप देख सकते हो गाइज के क्यू बाई एल ln ऑफ एल प्लस यानी 2l बाई एल, एल कैंसिल। सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ गया के क्यू बाई एल इंटू ln ऑफ 2, एंड दिस इज योर आंसर। बाकी आप मैच करा ही लेंगे जो भी ऑप्शन गिवन होंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये भी पता होना चाहिए और ये फाइनल फॉर्मूला याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। ओके, ऐसा बोला जाता है बॉस, ठीक है। सो होप सो आप समझ रहे होंगे इसके बिहाइंड कंसेप्ट क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सर अगर और कुछ वेरिएशन करेगा तो क्या करेगा, भाई वेरिएशन ये करेगा, डिस्टेंस चेंज करेगा, लेंथ वेंथ चेंज कर सकता है, इसमें जो चार्ज गिवन है वो चेंज कर सकता है, बट ये रिजल्ट एज इट इज आप यूज कर सकते हो इसी केस में। बस पॉइंट अलोंग द लेंथ होना चाहिए, ना कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, तो तभी ये बनेगा। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, और रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है क्वेश्चन आने के, काफी चांस होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी जेई वगैरह में आ चुके हैं, तो जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में इस कैटेगरी से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, तो आगे फ्यूचर में आ सकता है, दैट्स वाई आपने बिल्कुल रेडी सेडी रहना है बॉस फाइट करने के लिए। रिंग से हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so important, okay so here we go and this is the case number 2 and the type question number जो टाइप 2 के क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, रिंग से रिलेटेड आ सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, मस्त तरीके से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करने वाले हैं, तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ऑब्वियसली आप सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, एंड ये अंडरस्टूड है, जब तक तो वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेगा, दैट इज द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ओके, सबसे पहला केस में यहाँ पे ले रहा हूँ कि जब पॉइंट आपका एक्सियल एक्सिस पे होगा, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जो एक्सियल एक्सिस होगा। एक्सियल एक्सिस होगा सर, बढ़िया सर, यस सर, मस्त सर, कैसे सर, देख लेते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था हमने, याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं बॉस कि एक रिंग ले लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके, ये मैंने रिंग ले लिया, ठीक है, ये कुछ खतरनाक बन चुका है बॉस, अब मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं सर, हम ये करने वाले हैं कि इस पूरे पे चार्ज देंगे। अब अगेन यू कैन सी, ये तो यार रिंग है, यार एक बॉडी है, एक तरीके से, एक तरीके का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट इन पॉइंट फॉर्म, दिस इज नॉट अ स्मॉल पॉइंट चार्ज, ओके, ये पूरी स्ट्रक्चर एक बॉडी के ऊपर है, ठीक है, एक रिंग है, और रिंग है, इस पे जो चार्ज दिया है हमने उसको प्लस क्यू मानेंगे, और चूंकि ये चार्ज इसकी सरकमफेरेंस पे यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे भी लैम्डा ही यूज होगा क्योंकि रिंग है, ठीक है, और रिंग के पूरी सरकमफेरेंस एक लेंथ है, उस लेंथ पे चार्ज है, तो अगेन ये एक राउंड शेप बन गई है बस रॉड की जगह, ठीक है, आपने बैंड करके सर्कुलर बना दिया, ठीक है, ऐसे समझना। ओके सर, इसकी जो रेडियस है वो मान लो दोस्तों आप आर, और जो एक्सियल एक्सिस होती है जो इसके सेंटर से इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है, इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर एक्सियल एक्सिस एक्चुअली। तो बोल रहा है कि इसके सेंटर से कहीं पे किसी पॉइंट पी पर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस होल चार्ज्ड रिंग, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये आपने कैलकुलेट करना है। भाई प्रोसेस सेम है क्योंकि दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, पूरे रिंग की सर्कमफेरेंस पे चार्ज है, तो फिर क्या करेंगे सर, मतलब क्या हम ये मान लेंगे कि इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पे, नहीं, अंदर से खाली है तो सर्कमफेरेंस पे, इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो फिर से सेम फंडा अप्लाई करेंगे, क्या सर, अगर आप ध्यान से देखो ये रिंग छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होगा, भाई अगर एक एलिमेंट यहाँ कट करूं मैं, वैसे ही एक एलिमेंट यहाँ कट कर लूंगा, वैसे ही एक एलिमेंट यहाँ पे कट करूंगा, वैसे ही एक एलिमेंट यहाँ पे, और ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट कट कर करके, ठीक है, जिन पे छोटा 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 चार्ज होगा, ये पूरा रिंग बनाया जा सकता है, और हर एलिमेंट की डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए सेम ही होगी, हर एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस तो सेम ही होने वाली है, ऐसे समझो ना, रिंग रखा है, अब सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, ठीक है, एक कड़ा लेना, उसको इमेजिन करना कि एक कड़ा है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से अगर मानो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ऐसे, तो इससे ये डिस्टेंस या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से ये सेम ही आएगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगी इसके सेंटर से पॉइंट कितनी दूर है, एक्स, और इसकी रेडियस है आर। अगर आपने ये वाला एलिमेंट किट किया, इस पे स्मॉल चार्ज मान लेना डी क्यू, और इसकी जो लेंथ है, देखो भाई पूरे रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई आर, ठीक है ना। हमने इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली सर, मान लिया डी एक्स है सर, या डी कुछ भी मान लो, डी आर मान लो, मर्जी आपकी, ठीक है।
और यहां से लेके यहां तक, चलो इसको मैं डी आर ही मान रहा हूं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आर है, सपोज करो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आर हो जाएगी। डी आर मत मानो, उसको कंफ्यूज हो जाओगे, डी एल मान लो, क्योंकि ये हमने एल मानी है तो उसका स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डी एल मानते हैं, जिससे हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बढ़िया सर। और हम इसकी वजह से केवल निकालेंगे, फिर पूरे रिंग की वजह से निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे ना, नो प्रॉब्लम। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, छोटे छोटे सारे एलिमेंट का यहाँ पे एड अप हो जाएगा। तो पी पॉइंट पे हम लिखेंगे के डी क्यू अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक आर, जो कि हमें नहीं पता है, ठीक है, हमने मान रखा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल रिंग की वजह से, तो ये तो हो जाएगा v। यहाँ पे क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन में k इस डी क्यू की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो कांस्टेंट है, तो टोटल चार्ज पूरे रिंग पे डिवाइड बाय टोटल लेंथ हमें चाहिए इसका, तो ये सेम ही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके इक्वल ही होगा। कैसे सर, डी क्यू बाय डी एल मान सकते हो आप इसको, तो लैम्डा की ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो और यहाँ से डी क्यू निकाल सकते हो, लैम्डा इंटू डी एल, देख सकते हो आप। क्लियर है? ओके सर, तो हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एल ओवर आर। क्लियर है ना पंडा? यस। अब ये जो आर है ये निकाली जा सकती है, देखो ये ट्रायंगल देखो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 सामने हाइपोटेन्यूस है, इसका बेस है, और ये अगर इसको मैं कुछ एंगल मान लूँ, ठीक है, तो आर को आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर भी ये देख सकते हो आप, और एक्स ये इसकी डिस्टेंस है, सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस है, ठीक है। ओके सर, तो ये अगर आप आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वी को मैं लिख सकता हूँ के लैम्डा बाहर निकाल लो, आर ये डिस्टेंस हमेशा हर एलिमेंट के लिए कॉन्स्टेंट रहने वाली है, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में सॉरी इंटीग्रेशन में अंदर बचेगा केवल डीएल। डीएल मतलब वो छोटे से एलिमेंट का लेंथ की एलिमेंट का इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है छोटे छोटे एलिमेंट मिलकर पूरी लेंथ बना रहे हैं, ठीक है, पूरी लेंथ ये छोटे छोटे एलिमेंट मिलकर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं के लैम्डा बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, एल हो जाएगा टोटल लेंथ हो जाएगी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स हो जाएगा, छोटे छोटे एलिमेंट का पूरा सब का सम है ये एक तरीके से, तो ये एल लिखेंगे हम यहाँ, और लैम्डा की वैल्यू पटक दो अब, ठीक है। लैम्डा क्या है सर, लैम्डा है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो वी आ जाएगा उस पॉइंट पी पर, दिस इज के एल ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा आ गया चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से रिंग की वजह से जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल बना वो बना के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ रिंग, है ना, रिंग के लिए, यानी रिंग एक चार्ज्ड रिंग होगा और उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे एक्सियल एक्सिस पे जब भी पोटेंशियल की बात करेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये कांस्टेंट उस पे ये चार्ज है, उसकी रेडियस है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कूल, ठीक है। और दोस्तों अगर इसके ये पॉइंट धीरे धीरे आप पास लेके आओ, देखो पास, तो पास लेके आने यहाँ रख दिया तो ये डिस्टेंस कम हो गई ना सेंटर से, अब यहाँ रख दिया और कम हो गई, इसी के सेंटर पे रख दूं अगर, तो x तो सेंटर से मेजर कर रहे हैं, तो अगर आप बात करो एट सेंटर, अगर पॉइंट सेंटर पे ही है तो x तो वहीं से ले रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, x जीरो तो ये पूरा जीरो, तो ये बचेगा सेंटर पे पोटेंशियल होता है रिंग की वजह से के क्यू बाई आर, एंड दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द कांस्टेंट। एक तरीके से आप देख सकते हो के क्यू बाई आर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है जो कांस्टेंट है रिंग के, ठीक है। तो याद रखना रिंग के सेंटर पे हमेशा ये पोटेंशियल होगा ऑलवेज, कूल, यस सर, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर एंड हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो सब सिखाऊंगा मैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। बस आपको फिलहाल ये याद रखेंगे। तो इसकी एक्सियल एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट होगा उस सेंटर से कितनी दूर है वो डिस्टेंस पता होनी चाहिए, इसका चार्ज और रेडियस यहाँ पुट करेंगे, आंसर आपका बन जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं, आपको अप्लाई करना आ जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो ये सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करके बता रहा हूँ तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हो और किस तरीके से आप अटेम्प्ट करके आने वाले हो। उसने बोला एक रिंग है जिसकी जो रेडियस है रिंग की वो आर है, और इस पूरी रिंग पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और वो चार्ज है क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एंड इसकी एक्सियल एक्सिस पे कहीं इसके सेंटर से आर डिस्टेंस अवे, देख सकते हो आप ये आर डिस्टेंस अवे, यानी एक्स की वैल्यू दे दी आपको आर, पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है,
ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, लेट्स सी। तो आप क्या करेंगे, तो आपने देखा यार रिंग है और रिंग से उसकी एक्सियल एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस अवे रिंग की वजह से पोटेंशियल पूछ रहा है, अभी निकाला था हमने। रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। ये जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स कि वो जो पॉइंट है उसकी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, यानी यहां से यहां तक वो दे रखी है रेडियस के इक्वल, आर रेडियस के ही इक्वल है, तो पुट कर दो। तो के क्यू बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट 2 आर स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हो के क्यू अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आर, एंड दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग एट दैट पॉइंट। सिंपली जब आप और अच्छे वाले टिपिकल से क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली आप अप्रोच लगा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सो यू डोंट वरी। एग्जाम्पल नंबर 2 इसी में ले रहा हूं तो आपको मजा आएगा करने में। एग्जाम्पल नंबर 2 पता है कैसा क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन वी शिफ्ट अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क डन कैसे निकालना है ये मैंने बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस वाला आपने मेथड यूज करना है, ठीक है। ओके चलो भाई देख लो, सपोज करो गाइस उसने एक रिंग लिया और उस पर कोई चार्ज दे रखा है, पूरे रिंग पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है, और लेट्स सी ये जो पूरे रिंग पे चार्ज है प्लस क्यू है और इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है जी, और इसके सेंटर पे भी एक पॉइंट चार्ज रख दिया है, ध्यान से समझियो। देयर इज ए पॉइंट चार्ज विच इज कैप्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड आपसे पूछेगा फाइंड वर्क डन, ठीक है, वर्क डन टू शिफ्ट लिख दो या कैरी लिख दो, शिफ्ट पॉइंट चार्ज, टू शिफ्ट अ पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स सेंटर टू अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस, एक्सियल, ठीक है, एक्सिस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग, बस ऐसे समझो, ठीक है, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग। तो यार देखो पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन क्या है। देखो मान ली क्वेश्चन दे दिया कि उसके रिंग पे चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू और उसके सेंटर पे एक एडिशनल चार्ज रखा है कोई स्मॉल क्यू, हमसे पूछ रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसके सेंटर से इसको लेके जाना है किसी पॉइंट तक, और उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी दूर है, यहां से यहां तक दिया है उसने रेडियस के इक्वल, पढ़ लो आप क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब मैं इस चार्ज को इसके सेंटर सी से पॉइंट पी तक लेके आऊंगा, सो हाउ मच वर्क डन है ना जो मैंने किया होगा, सो व्हाट इज द वर्क डन, हाउ वी कैन कैलकुलेट, सेंटर से ले जाना है पॉइंट पी तक, है ना, याद करो किसको लेके जा रहे हो, पॉइंट चार्ज यानी क्यू को, कहां से लेके जा रहे हो, सेंटर से या पी तक, ये हो गया फाइनल पॉइंट, सेंटर हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। तो मैंने बताया था फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यही तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है, पता है ना अब ये सबको, फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए कि इनिशियल पॉइंट पे उसका सेंटर कितना है, जहां पे अभी चार्ज रखा हुआ है वहां पे पोटेंशियल कितना है, और जहां पे शिफ्ट करा रहे हैं वहां पे पोटेंशियल कितना है, ये सारी बातें आपको अब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकाल लो यहां पर, ठीक है। तो इसके सेंटर में जो पोटेंशियल होता था रिंग की वजह से, पता है ना सबको, सेंटर पे पोटेंशियल होता था रिंग की वजह से, अभी निकाला था हमने के क्यू बाई आर, ये है सेंटर पे, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा अपना खुद का नहीं होगा उस पॉइंट पे, मैंने बोला था है ना, अपना खुद का पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो केवल रिंग यहाँ पे इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, और जब इस चार्ज को मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके गया, सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो ये रिंग की वजह से इस पे कितना होगा, तो रिंग से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस अवे, और एक्सियल पॉइंट पे है। तो अब रिंग जो यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करेगा वो एक्सियल पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकालना है, समझ गए ना। देखो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, ये वाला जो हम यहाँ कर रहा था, तो पॉइंट पी पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, ठीक है, तो आएगा के चार्ज ऑफ रिंग ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे सर पी पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है सर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस सेंटर से जितने दूर आपने शिफ्ट किया है वो आर ही है, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आर, ये आ गया। दोनों पॉइंट के पोटेंशियल हमें मिल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, और वर्क डन अगर आपने निकालना है जब उसको शिफ्ट किया सी से पी, तो आप निकाल सकते हो दोस्तों यहाँ से क्यू फाइनल है उसका पी पॉइंट पे, तो के क्यू बाई अंडर रूट 2 आर, इनिशियल है के क्यू उसका सेंटर, इसको कॉमन ले लेंगे आप, तो आ जाएगा क्यू, ठीक है,
के क्यू अपॉन आर, अंदर बचेगा 1/√2 - 1 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। जब उसके रिंग के सेंटर से उसको उसके किसी एक्सियल पॉइंट तक आपने शिफ्ट किया तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। होप्स आपने समझा होगा कंसेप्ट क्या किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, यूज करना है कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं। एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करना, क्वेश्चन से आंसर करना, आंसर करने के बाद मेरे को बताना जरूर, नहीं होगा तो पूछना जरूर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। क्या होगा सर, देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और आ भी चुका है एक बार, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। उसने बोला 2 रिंग है और दोनों रिंग को हमने इस तरीके से प्लेस किया है, ठीक है, एक्सियली देख सकते हो आप, है ना, एक ही एक्सिस पे एक दूसरे के सामने हमने प्लेस किया है। इस रिंग पे कोई चार्ज हम मान लेते हैं, लेट्स सी इस रिंग पे जो चार्ज है वो Q1 है और इसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है। दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। इसके सेंटर पे मैंने एक एडिशनल चार्ज रख दिया पॉइंट स्मॉल q और इसको मैं शिफ्ट करा रहा हूं इसके सेंटर से इस पे। ये रिंग 1 है, रिंग 1 मान लो, और ये रिंग 2 है। तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा पहले रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर पे इस चार्ज को शिफ्ट करने में। सो वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ C1 फर्स्ट रिंग टू द सेंटर ऑफ द सेकंड रिंग। ये आपने निकालना है, ठीक है, ये आपने निकालना है। और दोनों रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनकी रेडियस के इक्वल है, ऐसे मान लेना, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके मेरे को जरूर बताना क्या आंसर आया और किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करा है, ठीक है। कंसेप्ट में मान लूंगा कि आपको आ गया और आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। कूल बॉस। ओके, सो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब अगर उस टाइप का क्वेश्चंस भी गलती से भी किसी भी एग्जाम में आ गया तो आप फोड़ के आ जाओगे बॉस। और तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो टेक्निक जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर सकते हो। ये तो हुआ एक्सियल वाला केस, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि यार रिंग है सर और रिंग का एक छोटा सा कोई लाइक हमने एक पर्टिकुलर आर्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक रॉड है उसको एक आर्क फॉर्म में आपने बेंड कर दिया, ठीक है, रिंग है उसको आर्क फॉर्म में आपने केवल बेंड किया, कंप्लीट रिंग नहीं बनाया, ठीक है। तो फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्क ऑफ रेडियस r। कूल। तो ध्यान से समझना, देखो सपोज करो ये कंप्लीट रिंग है आपके पास, ठीक है, और ये पूरा रिंग है और इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो तो हमें पता ही है। अगर इस पे चार्ज Q है और इसकी रेडियस R है, चार्ज Q है रेडियस R है, तो उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, सेंटर की बात कर रहा हूँ कंप्लीट रिंग की वजह से, तो KQ/R होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसके एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे कहीं है वो अभी मैंने सिखाया आपको, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने क्या करना है, इसकी ना तो इसको सेमी सर्कुलर मान रहे, एक पर्टिकुलर आर्क मानते हैं, ठीक है, यहां से कट किया ऐसे, तो इतने से पार्ट की वजह से वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर। ओके, तो अगर मैं इसका एक छोटा सा कोई आर्क कंसिडर कर लेता हूं यहां से यहां तक, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर कहीं यहाँ है, मतलब कहीं यहाँ होगा। तो इस आर्क के 2 एंड होने वाले हैं, दिस इज एंड A एंड दिस इज योर एंड B। ओके, तो आपका सबसे मेन मोटो होगा, पहले देखो चार्ज कितना है। ओके सर, चार्ज है बॉस इस पे प्लस कैपिटल Q या Q जो भी दे देगा वही चार्ज है। रेडियस क्या है, अगर इसके किसी भी एंड को मैं सेंटर से मिला दूं, ये सेंटर है, इसको भी मिला दो तो ये रेडियस ही तो है, ठीक है। और दोनों एंड को जब आप सेंटर से मिलाओगे तो दोनों एंड मिलके सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, ये वाला अंदर वाला इसकी तरफ, ठीक है, आर्क की तरफ, ये एंगल होता है थीटा, लेट अस सी, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर आर्क आप ले रहे हो और उसकी वजह से सेंटर पे निकालो, ना कि कंप्लीट रिंग, ठीक है, उसकी वजह से आप सेंटर पे निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दोस्तों यहाँ पे वही सेम फंडा यूज करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट वगैरह लेके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, जिससे इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कैसे सर, देखो हमें पता है भाई ये आर्क है, आर्क मतलब लेंथ है एक तरीके से, इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा से डिनोट होगा, चार्ज पर यूनिट उसकी लेंथ जो भी होगी देख लेंगे, ठीक है। इसकी आर्क की जो भी लेंथ होगी A से B तक या B से A तक व्हाटएवर, ठीक है, और इसी लेंथ पे ये चार्ज है तो लीनियर डेंसिटी ही यूज होगी। तो इस पॉइंट पे आर्क की वजह से जो पोटेंशियल होगा ना सेंटर पे, याद रखियो हमेशा आर्क की वजह से, ड्यू टू आर्क, ठीक है, ड्यू टू आर्क की वजह से जो पोटेंशियल होगा K लैम्डा इंटू थीटा, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ उसको, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, लैम्डा क्या है सर, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो भी दे रखी होगी, के आपको बताइए, ये तो आपको बताइए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थीटा क्या है सर? एंगल मेड बाय दिस आर्क एट सेंटर एंड दिस एंगल यू हैव टू टेक इन रेडियन। ठीक है, इस एंगल को आप रेडियन में लोगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में लिखना है। मतलब अगर बच्चों को समझ में आया क्या भाई, पाई के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अच्छा सर ठीक है सर, अगर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो क्या करेंगे? पुट कर लो ये, तो आप लिख सकते हो के क्यू, ठीक है, ओवर एल इंटू ये जो थीटा बना रहा होगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा उसके सेंटर पे। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो मेन है ना। यस, एग्जाम्पल नंबर 1, कम ऑन गाइस, एग्जाम्पल नंबर 1 ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अब आपको। ठीक है, जो आएंगे जैसे आएंगे, ठीक है, वो बोलेगा ड्यू टू सेमी सर्कुलर, है ना, वो बोलेगा ड्यू टू सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, लेट्स सी, और उसके ऊपर चार्ज दे रखा है, मतलब इसको एक सेमी सर्कुलर बनाना है, मतलब हाफ बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो ना, इस तरीके से मान लो बॉस, तो एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा बी, तो दोनों को ज्वाइन कर दो और इस पे आप चार्ज दे देंगे। ठीक है, चार्ज दे दो, टोटल चार्ज कितना है सर? लेट्स सी क्यू, और इसकी जो रेडियस है, इसका सेंटर होगा, इसकी रेडियस है आर, तो देख सकते हो आप गाइस। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर है, तो ये वाला एंड, जब मैंने बोला था दोनों एंड को सेंटर पर मिलाओ और एंगल चेक करो, यार थीटा आ रहा है, जब ए को मैं सेंटर पे ज्वाइन करूंगा, ये ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करूंगा, इन दोनों के बीच अब एंगल देखो यहाँ, और ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये आ गया, और ये एंगल बढ़ के कितना हो गया? थीटा, दिख रहा है आपको पाई, यानी 180 डिग्री, पाई रेडियन हो चुका है। जब आप इन दोनों एंड को सेंटर तक ज्वाइन करोगे तो जो एंगल फॉर्म करेंगे वो सेंटर पे, दैट इज यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस सिचुएशन नाउ एट द सेंटर ऑफ द रिंग या आर्क जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, तो आप इस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, के क्यू बाई एल, थीटा है यहाँ पे पाई, और एल मतलब कितनी लेंथ पे ये चार्ज है, तो ये तो सेमी सर्कुलर है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी पाई आर। बस आपने एल की जगह लिखना पाई आर। लैम्डा के टर्म्स में लिखना है तो लैम्डा के टर्म्स में भी लिख दो, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा लैम्डा, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो पाई आर लिख देंगे यहाँ पे एल की जगह, तो आप लिखोगे के क्यू इंटू पाई, ठीक है, ये एंगल की वैल्यू डिवाइड में पाई आर। ओके सर, पाई आर, ये हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया के क्यू बाय आर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, नाउ यू कैन सी, दिस इज योर आंसर, नाउ यू कैन सी। और ये आपका आंसर बन चुका है इस पर्टिकुलर केस में, है ना, सेंटर पे आप देख सकते हो। अगर के की वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर आपने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना है तो लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपकी मर्जी है, मतलब मेरा कहने का वो आपकी मर्जी है, वो उसकी किस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी हमने देख लिया कि यार अगर आर कोई तो कैसे अप्रोच करेंगे। अब हम बात करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर्स, होलो स्फीयर्स वगैरह की, है ना, उनके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, और लास्ट में सारे वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिन पे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू नो, इन सारे कंसेप्ट का यूज करके किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ओके, सो अब बात करते हैं यार, यू नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ओके, कौन से वाले सर? कंडक्टिंग, है ना, होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो होलो है तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली मास ही नहीं है, तो उसका सारा जो चार्ज होगा ऑब्वियसली उसके सरफेस पे ही होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर वो स्फीयर की बात करेगा तो ध्यान से समझना, वो सॉलिड जो स्फीयर होगा वो बोलेगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर, तो वो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो कंडक्टिंग बोल रहा है तभी उसका यूज करना है, अदरवाइज वो नॉन कंडक्टिंग होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करने वाले स्फीयर्स की वजह से जो भी कैटेगरी होगी, जो भी सिचुएशन होगी, हम सारे डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, उसका यूज करके न्यूमेरिकल एक्चुअली कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करें बॉस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ओके सर, किसकी वजह से? ड्यू टू कंडक्टिंग होलो स्फीयर बोले या नॉन कंडक्टिंग होलो बोले, नॉट सॉलिड। ओके, होलो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, मतलब इन दोनों के रिजल्ट सेम ही रहने वाले हैं, ग्राफ सेम ही रहने वाले हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल करने का जो प्रोसेस होगा, क्योंकि ये होलो है, इसके अंदर एडिशनल चार्ज रखा जा सकता है, इसमें नहीं रखा जा सकता है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसका यूज करके बनाई जाती है। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो करेंगे क्या सर? एक और ला, एक और करो।
ओके सो लेट्स सी, जल्दी से देख लेते हैं। और अभी इसमें हम किसी तरह का कोई डेरिवेशन टाइप नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने यूज करना है। लिटिल बिट आपको कंसेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। ओके सो कम ऑन। तो उसने बोला यार सर एक हमारे पास है होलोस्फीयर, तो मैंने माना ठीक है भाई। ओके अगर आपको ग्रेविटेशन में याद हो तो हमने वहां पे सारी चीजें देखी थी, और मैंने बोला था कि यार यहाँ पे वो सारी चीजें भी यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये है आपका, देखो इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम इस तरह की मान ली खाली है, मतलब अंदर से बिल्कुल हॉलो है। तो सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे ही होने वाला है, क्योंकि इसमें तो मास ही नहीं है अंदर। तो ऑब्वियस है ये तो हॉलोस्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो आप r मान सकते हैं, और इस पे जो चार्ज है वो प्लस q मान लेंगे। ठीक है, और सारा का सारा स्फीयर पे है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा। ठीक है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, दैट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके अब सर पूछेगा क्या, देखो वही सारी चीजें जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करी थी कि भाई एक पॉइंट वो ले लेगा इनसाइड, ठीक है, एक सरफेस पे और एक आउटसाइड। ये तो रही इसकी रेडियस, मैंने आपको बोला। तो एक पॉइंट कहीं ले लेते हैं अंदर की तरफ, एक पॉइंट कहीं ले लेते हैं सरफेस पे, और एक आउटसाइड पॉइंट पे। कूल ना। तो यार याद रखना है आपने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब आप आउटसाइड पॉइंट की बात करते हो, डिस्टेंस इसके सेंटर से लेनी है, तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, आउटसाइड वाले की, आउटसाइड पॉइंट की जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली स्मॉल आर, वो इसकी रेडियस से ज्यादा है, तभी इसी से तो पता लगाते हैं। अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस उसकी रेडियस से ज्यादा, मतलब उससे बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो बाहर से देखने पे सारा चार्ज एक पॉइंट की तरह काम करेगा, ये इसके सेंटर पे नजर आएगा। ठीक है, तो बाहर से देखने पे तो हम पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल लिखेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं कि आउटसाइड, इस कंडीशन में आउटसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा हमेशा होगा के इस पूरे का चार्ज ओवर उसकी डिस्टेंस, ये ही यूज करना है हमेशा। ठीक है, हमेशा ये डिस्टेंस पे मैटर कर रहा है, और इसका पूरे चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल आ रहा है। आप उसको कर भी सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। अगर डिराइव करना है तो मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, E इक्वल टू माइनस dv ओवर dr, तो यहां से आप निकालोगे dv माइनस ए इंटू dr और इंटीग्रेट कर देंगे हम। ठीक है, कहां से लेके आएंगे हम, इस यहां पे रखने के लिए इसके आउटर सरफेस के पास इन्फिनिटी से लेके आएंगे r डिस्टेंस तक। ठीक है, क्योंकि इसके सेंटर से कहां कितने दूर रखा है आपने इसको, स्मॉल r, कहां से लेके आते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि दो पॉइंट तो होने ही चाहिए डिफरेंस के लिए, रेफरेंस तो एक लेना ही पड़ेगा इन्फिनिटी। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब यहाँ इन्फिनिटी का मतलब इसका पोटेंशियल एट इन्फिनिटी और इसका पोटेंशियल एट पॉइंट r, जो हमने ये निकाला है आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पे मैटर करेगी। E क्या होती थी आउटसाइड पॉइंट पे, आप सबको पता है, E होती थी दोस्तों के Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इन्फिनिटी से R तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम, आप ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़े, आप रिजल्ट पे ध्यान दें। जैसे जैसे ये पॉइंट इसके पास आएगा और गलती से अगर इसके सरफेस पे ही आ गया, तो सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी, देखो ना, जब ये इसके सरफेस पे आ जाएगा यहाँ पे एट सरफेस, तो आप खुद देख सकते हो सरफेस पे इसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल हो गई है। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा कहीं भी, यहाँ पे इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी पॉइंट की, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, बस यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल लिख दो, के क्यू बाई आर, ये ही होगा। मतलब इसके सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने वाला है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने वाला है। इसलिए इसके सरफेस को इक्वी पोटेंशियल का नाम भी दिया जाएगा आगे चल के। ठीक है, जो हर पॉइंट का, चाहे आप वो पूछे, यहाँ पे पूछे, यहाँ पूछे, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे। तो के क्यू बाई आर, क्यू इसका जो टोटल चार्ज है, आर इसकी रेडियस है, तो एक तरीके से कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब वो बोलता है अगर हम इस सरफेस से अंदर जाए, मतलब देख इंटरनल पॉइंट पे जाओ, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर, जो रेडियस से कम है क्योंकि इंटरनल पॉइंट है। तो एट इंटरनल पॉइंट, अगर मैं इंटरनल पॉइंट की बात करूं जिसकी डिस्टेंस उसकी रेडियस से कम है, इसी से पता लगाएंगे ना आप। तो आपने देखा होगा इंटरनल पॉइंट पे, याद करो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि चार्ज ही नहीं है अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस फॉर्मूले से देखो जरा, E जीरो कर दो, माइनस dv ओवर dr, तो ये भी जीरो में चला जाएगा, तो dv इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेट करो तो v इक्वल टू आ रहा है कांस्टेंट। मतलब उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डजंट मीन कि वहां पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और पोटेंशियल कांस्टेंट तो चलो सर होगा, v की वैल्यू अंदर के पॉइंट पे, इसको अगर मैं इन मान लूं,
कांस्टेंट तो है बट वो होगी कितनी, उसकी कुछ वैल्यू तो होगी ना। यस, वो वैल्यू पे आपने ध्यान देना है। तो उसको कैसे करेंगे सर, देखो अगर आप सरफेस वाला पोटेंशियल ध्यान से देखो, सरफेस वाला पोटेंशियल वो आ रहा है के क्यू बाई आर, इसमें सारी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब सरफेस के हर पॉइंट के पोटेंशियल सेम होता है, कांस्टेंट होता है। आप देख सकते हो यही एकमात्र पोटेंशियल इस पूरी सिचुएशन में कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि इंटरनल पॉइंट पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब इंटरनल किसी भी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे है, हमेशा याद रखेंगे वही होगा जो सरफेस पे है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड इसी का यूज करके वो ज्यादातर न्यूमेरिकल बनाता है। दैट्स व्हाई आई मीन इन रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे, इनको यूज करना सीखेंगे, ये सबसे शानदार होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ गए ना आप, ठीक है। क्योंकि भाई ये तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस इसकी वैरी कर रही है, कहीं कहीं ऐसे भी हो सकती है, लेकिन इसकी सरफेस की डिस्टेंस हर जगह सेम होगी सेंटर से। दैट्स व्हाई सरफेस वाला कांस्टेंट है। तो अंदर के हर पॉइंट पे जब भी आपसे पूछे इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, तो वही होगा जो सरफेस पे है, क्यू बाई आर, उसके टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसकी टोटल रेडियस पे डिपेंड करेगा। कूल ना, यस। तो ये रिजल्ट है, सारे हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब आपने देख लिया, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, आपने देख लिया एट, अगर आपसे पूछा डिस्टेंस उसकी है लेस देन आर, तो ये तो इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस वाला आ गया के क्यू बाई आर, ठीक है, ये आ गया। अगर उसने पूछा एट आर इज इक्वल टू आर, दिए तो सरफेस वाला ही आ गया के क्यू बाई आर। अगर उसने पूछा जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस से ज्यादा, मतलब आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड के लिए के क्यू बाई जो डिस्टेंस है वही ले लेंगे, बस यही रिजल्ट है। इन्हीं का यूज करके आप ग्राफ वगैरह बना सकते हो यार। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, इधर v आएगा, इधर उसकी डिस्टेंस r आएगी, नो प्रॉब्लम। सेंटर से लेके सरफेस तक एक ही पोटेंशियल है, दिस कांस्टेंट, तो यार जीरो तो नहीं है, कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट रहेगा कहां तक, जब तक वो r इक्वल टू आर हो रहा है। उसके बाद वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, देखो आउटसाइड पे वो हाइपरबोलिकली वेरी करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, एंड दिस पॉइंट यहाँ पे जो है वो है के क्यू बाई कैपिटल आर, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ओके। तो देख लो यार, ये सब कुछ है, मतलब यही आपको पता होना चाहिए, पूरा डिराइव करने की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, यही आपको पता होना चाहिए। अब इसका यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, वो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप रिजल्ट पे ध्यान रखिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जब मैं सिखाऊंगा तो रिजल्ट ही काम आएंगे। आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे वो पोटेंशियल पूछ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। एक बार आपको ये समझ में आ गया, मतलब इस तरीके से विजुअलाइज करना आ गया, फिर तो पंगा ही नहीं है बॉस, फिर तो फटाक से हम क्वेश्चन उड़ा के आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं पहले नेक्स्ट सिचुएशन पे। ये हुआ कंडक्टिंग होलो स्फीयर। अगर मैं आपसे बात करूं सॉलिड स्फीयर की, तो सेम रिजल्ट होंगे, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। क्यों सर, देखो इधर, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर होगा वो देखो सॉलिड है इस बार, और वो कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग। तो उसके अंदर अगर मैं चार्ज रखूंगा भी, तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे, तो सारे रिजल्ट फिर से सेम है। बस ये याद रखना है सॉलिड है इस बार, ये याद रखना है ये इस बार सॉलिड है, और इसकी जो रेडियस आर है इसका प्लस क्यू है, ये सारे रिजल्ट सेम है। ये रिजल्ट इसके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, इसके लिए भी, बस इसके अंदर मास है, इसके अंदर मास नहीं है, बट रिजल्ट सेम है, ग्राफ सेम है, सब कुछ सेम है। तो अगर आपसे बात करता है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो सेम रिजल्ट यूज करने हैं, सेम ग्राफ यूज करना है, सो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। लेकिन सर अगर वो बात कर रहा है सॉलिड स्फीयर की, लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग हुआ, तब सब चेंज हो जाएगा, वही कराने वाला हूं मैं अब, ठीक है, वही कराने वाला हूं, ओके। ओके, सो दिस इज द लास्ट केस, और दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इस पे काफी यूज होके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, रिजल्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। तो यार सर हम पहचानेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा भाई इसी के कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि स्फीयर की कौन सी सिचुएशन है, कौन से टाइप का स्फीयर है। तो उसने क्लियर बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मैंने यहां पे लिखा है NCS, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर सर ये नहीं बोला फिर क्या करेंगे, फिर बोलेगा डायरेक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अगर वो केवल ये बोल रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, तो समझ जाना ये नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि अगर उसको यूनिफॉर्मली आप बोलोगे सर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर तो सॉलिड कंडक्टिंग भी हो सकता है, यस सॉलिड कंडक्टिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कंडक्टिंग यूज कर रहा है तो कंडक्टिंग उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने बोला यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इट मींस वो कंडक्टिंग है और उसके पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन कंडक्टिंग है उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये आप पहले से दिमाग में सेट करके रखें कि सपोज करो एक स्फीयर है और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, सो दिस इज नॉन कंडक्टिंग। डाइलेक्ट्रिक यू कैन से, इस तरीके से आप मान सकते हैं, पूरा चार्ज इस पे प्लस क्यू मान लेते हैं, चूंकि पूरे वॉल्यूम में है तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी रो, एंड उसको लिखेंगे क्यू बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। और इसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी आपकी आर। फिर से वही 3 पॉइंट आप कंसिडर करने वाले हैं, कौन कौन से सर, ठीक है। एक पॉइंट आप इंटरनल लेंगे, एक आप सरफेस वाला लेंगे और एक आउटसाइड।
तो एक चीज तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, एक चीज तो आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखें, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जब आप आउटसाइड पॉइंट की बात करते हो और सरफेस की, वो सब हर सिचुएशन में सेम रहेगा, कंडक्टिंग, होलो, नॉन कंडक्टिंग, व्हाटएवर, कैसा भी हो, ठीक है। तो जब हम सेंटर से उसका पॉइंट आउटसाइड लेते हैं स्फीयर से, आउटसाइड वाली बात करते हैं, जब पॉइंट आउटसाइड है मतलब r इज ग्रेटर देन r है, ठीक है, मतलब ऐसी लोकेशन है कि स्फीयर से बाहर है, तो वहां पे जो आउटसाइड पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा उसके टोटल चार्ज और उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटर से कितनी दूर है, स्मॉल r, ठीक है। वो पॉइंट की तरह ट्रीट हो जाएगा पूरा स्फीयर, पॉइंट चार्ज बन जाएगा, क्योंकि बाहर से देख रहे हैं हम, ठीक है, तो सारा चार्ज उसके सेंटर पे मान के चलेंगे, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बाहर, ये हमेशा वैलिड होगा सबके लिए, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, चाहे ये कंडक्टिंग हो ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। और सरफेस वाला भी सेम रहेगा, तो ये है एट सरफेस। तो एट सरफेस क्या करेंगे सर, देखो ना, सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है स्मॉल r ये वाली, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के उसके, तो यहाँ पे बस आपने के क्यू बाई वही रखना है, कैपिटल R, बस हो गया। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं, ये दो रिजल्ट तो हमेशा याद रखना, बस इंटरनल पॉइंट चेक करना होता है, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो इसके सेंटर से इंटरनल पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है अभी रेडियस से कम है, तो दिस इज किसी भी इंटरनल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी इंटरनल पॉइंट, एंड दैट इज इसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से इसकी कम है, ओके। सो यहां पे क्या करेंगे, याद करो अभी जो मैंने आपको बताया था, पहले मैंने देखा कि इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो होलो था इसलिए जीरो था, बट ये नॉन कंडक्टिंग है। याद करो नॉन कंडक्टिंग के केस में इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, कितना होता है इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होता था, याद करो, रो r ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होता था इन टर्म्स ऑफ दिस डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में भी निकाल सकते हो उसका वैल्यू पुट करके चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से, बट मतलब जीरो नहीं होता है। जीरो कहां होता है, केवल इसके सेंटर पे, ठीक है, जीरो कहां होता है, केवल सेंटर पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस केस में सेंटर पे जीरो होता है, क्योंकि यार जीरो कर दोगे तो जीरो कर दोगे, लेकिन ये तो हमें तो पोटेंशियल चाहिए, तो इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा यार सर, है ना, एट इंटरनल पॉइंट एट r इज लेस देन r, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए बॉस, तो हमेशा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस dv ओवर, ये निकाला कहां से गया, जो मैं लिखूंगा यहां से निकाला गया, तो dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, देखो चूंकि ये इंटरनल पॉइंट है तो इंटीग्रेट जब हम इसको करेंगे तो हम सरफेस से आएंगे अंदर, ठीक है, सरफेस से अंदर आएंगे हम, ठीक है, सरफेस से लेके इंटरनल पॉइंट तक आएंगे, तो जो भी पोटेंशियल है वो सरफेस से इंटरनल पॉइंट तक लेके आएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, सरफेस तक की डिस्टेंस है r और इस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इसलिए इसकी लिमिट बन जाएंगी। और e की वैल्यू क्या पुट करेंगे सर, e की वैल्यू ये पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आपका आंसर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, दिस इज द वे। आएगा कितना मैं लिख रहा हूं, इंटरनल पॉइंट पे जो आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशन में भी हमने ये किया था, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल निकाला था ये किया था, बस वहां पे नेगेटिव लेते थे और k की जगह g होता था, ठीक है, k की जगह g होता था और q की जगह m होता था, बाकी सब कुछ सेम ही तो है, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना, इन इट्स वॉल्यूम, ओके। सो हियर इज द फॉर्मूला, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू k q 2r ये तो सब कांस्टेंट है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस जो वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल डिस्टेंस है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो इसी पे डिपेंड करेगा, r की वैल्यू चेंज करते जाओ, इंटरनली यार देखो पॉइंट यहां पे भी ले सकते हो, अंदर तो कहीं भी ले सकते हो ना, देखो कहीं भी इंटरनल, तो स्मॉल r है जो चेंज हो रहा है इंटरनली, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब स्मॉल r की वैल्यू रेडियस से कम गिवन होगी, समझ जाओगे आप, तभी आप इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। अब अगर ये इंटरनल पॉइंट आप धीरे धीरे बिल्कुल सेंटर पे ही पुट कर दो, अगर आप सेंटर की बात करोगे कि सर सेंटर पे कितना है, देखो भाई हम डिस्टेंस ही सेंटर से ले रहे हैं, तो r की वैल्यू हो जाएगी जीरो, इसकी तो पूरा जीरो करो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये r स्क्वायर से एक r कैंसिल, तो सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा, ये सेंटर बन जाएगा, फिर के क्यू ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2 और r स्क्वायर एक कैंसिल, तो नीचे r, सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, नाउ यू कैन सी, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सेंटर पे पोटेंशियल ये होता है। अगर इसको कंपेयर करना है तो 3/2 को अलग कर दो, के क्यू बाई आर को चेक करो क्या है, के क्यू बाई आर किसकी वैल्यू है, सरफेस वाले पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है, तो सरफेस वाला पोटेंशियल ये रहा, आप देख सकते हो इसका मतलब 3/2, यानी आप लिख सकते हो 1.5 टाइम्स वीएस, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस केस में सेंटर पे सरफेस वाले पोटेंशियल से ज्यादा होता है 1.5 टाइम्स, सो वी कैन राइट कि सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, फिर सरफेस पे उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है।
So you can see here, so these are the relation, very important relation regarding to it, and how you can solve the problem by using this concept, वो सब हम सीख लेंगे, no problem at all. अगर सर हमसे पोटेंशियल पूछेगा तो कैसे डिस्टेंस आपको गिवन होगी, तो r की वैल्यू डेफिनेटली देखो क्या होगी गिवन होगी. अगर आपको r की वैल्यू दे रखी स्मॉल r, जैसे r/2 दे दी, ठीक है, r/3 दे सकता है, r/4 दे सकता है, ठीक है, r/2 r/3 दे सकता है, मतलब स्मॉल कैपिटल r से कम ही होगी जो भी डिस्टेंस होगी, और रेडियस के टर्म्स में होगी. ऐसे डिस्टेंसेज आपको दे सकता है और इनका आप यूज कर सकते हो. सपोज करो उसने बोला इस डिस्टेंस पे निकालो, तो रेडियस से हाफ है, पहले रेडियस चेक कर लेना, r होनी चाहिए, ठीक है, रेडियस से हाफ है तो यहाँ पुट कर देना, तो आपका इसी फॉर्मूले से आता जाएगा. मतलब इतना डेटा लेकर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अब इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूं, नो प्रॉब्लम. ग्राफ देख लेते हैं. तो हियर वी गो, दिस इज द ग्राफ. ग्राफ कैसे बनाना है सर, यहां बनेगा v एंड यहां बनेगा आपका r. बिल्कुल सर, मस्त, मजा आ गया. तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको देख सकते हो कि सेंटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ये रहा, और वो सरफेस वाले से भी ज्यादा है सेंटर पे पोटेंशियल. तो सेंटर कहीं यहाँ पे जब r 0 है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, कितना सर, 1.5 टाइम्स ऑफ vs. उसके बाद चूंकि इंटरनल जो पोटेंशियल है वो देखो एक पैराबोलिक टाइप का बना है, क्योंकि इसकी r की जो स्क्वायर है वो 2 है और उसके सामने नेगेटिव साइन है, तो r का जो पावर है वो 2 है, तो पैराबोलिक टाइप का बनाओ और स्लोप डाउनवर्ड बनाओ, क्योंकि इसके सामने माइनस है, तो ग्राफ ऊपर को ना जाके नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है. और कहां तक नीचे जाएगा, ये ऐसे ऐसे पैराबोलिक शेप में, जब तक वो सरफेस पे ना पहुंच जाए, क्योंकि सरफेस पे इतना पोटेंशियल है, ठीक है. जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेगा, ये सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा vs, ठीक है. उसके बाद जैसे ही वो सरफेस से बाहर जाएगा तो स्मॉल r है, तो आप देख सकते हो उसके आउटसाइड वो हाइपरबोलिक नेचर का होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के. तो ग्राफ का ये जो नेचर ऐसे है ना, अब ये तुरंत ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये हाइपरबोलिक है, ध्यान रखना भाई, पूछ लेते हैं. तो दिस इज पैराबोलिक, दिस इज योर पैराबोलिक नेचर एंड दिस इज हाइपर, ठीक है. ये हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ नेचर होगा. तो दो नेचर आपको एक ही ग्राफ में देखने को मिल गए, सेंटर से लेके सरफेस तक पैराबोलिक, उसके बाद हाइपरबोलिक. और आप देख सकते हो ये अगर r की वैल्यू यहाँ 0 है तो ये सरफेस का पोटेंशियल है, और ये सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा है, आप देख सकते हो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो. और जहां से ये टर्न करता है, ये सरफेस वाला पॉइंट है, जहां डिस्टेंस हो जाएगी ये, उससे पहले वाला ये पॉइंट लेस देन वाला है, और ये ग्रेटर देन वाला, ये आउटसाइड वाला रीजन, ये सरफेस, और ये इंटरनल रीजन है, इंटरनल रीजन, ठीक है. So this is how you can understand and this is the question करने के awesome से कंसेप्ट है. बढ़िया तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, बस न्यूमेरिकल एक दो करेंगे तो आपके फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको अप्लाई करना जाएगा कि किस तरीके से इजीली आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और मस्त तरीके से अपने क्वेश्चन आप बना के आ सकते हैं. ओके, सो कुछ एग्जांपल्स यार मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिससे जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको हम अच्छे से अप्लाई कर सके और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, और यही तो हमारा मेन टारगेट है. ओके, जो पढ़ा है उसको तुरंत अप्लाई करना है, जिससे आपके क्वेश्चंस एटलीस्ट आप सॉल्व कर सको इजी वे में. ओके, सो लेट्स सी. तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिससे कि आपको एटलीस्ट ये फंडा जो है, ये जो कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है, सारे अप्लाई करने आ जाए. फिर कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, एंड हम देखेंगे कि किस तरीके के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए तो किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए. ओके, तो एक स्टार्टिंग करते हैं एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन से, ठीक है. तो उसने बोला कि यार एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन से रिलेट करके वो दे सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. इनके देखो, जैसे ही वो बोले होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके सारे रिजल्ट आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में घूमने चाहिए, ठीक है. मतलब आपको सारी यादें आपको आनी चाहिए. ओके, सो क्या करना है सर, देखो भाई उसने बोला है कि एक हमारे पास होलो स्फीयर है, आई मीन कंडक्टिंग है. ओके, ये अब आप बनाओ, मतलब आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप समझ जाएंगे, ठीक है. तो जैसे आप इसको चार्ज दोगे भाई, अंदर से तो खाली है, तो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आएगा, बिल्कुल आएगा सर. अब इतना तो हम समझदार बन ही चुके हैं ना, है कि नहीं. तो इस पे जो हमने चार्ज दिया है दैट इज प्लस क्यू. ओके, एंड द साइज ऑफ दिस स्फीयर, आई मीन द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज आर. ओके, सो अगर आपसे पूछेगा किसी भी पॉइंट पे पूछे, इंटरनल, सरफेस और बाहर के, आप तुरंत बता दोगे क्या बात कर रहे हो यार सर, ये क्वेश्चन थोड़ा ही है, ये तो ये कंसेप्ट ही हो गया ये तो. यस, रुको जरा, अभी मैं एक एडिशनल चार्ज यहाँ पे ले रहा हूँ. अब अगर वो आपसे बोले इफ अ पॉइंट चार्ज, ओके, अगर वो आपसे बोल रहा है पॉइंट चार्ज है हमारे पास, लेट्स सी स्मॉल क्यू, है ना, इज कैप्ट. अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को रख दूं एट सेंटर, ठीक है जी, एट सेंटर ऑफ स्फीयर,
अगर स्फीयर के सेंटर पे मैं एक एडिशनल पॉइंट चार्ज रखूंगा, देन आफ्टर आपसे बातें करेगा, आपसे पूछेगा कि अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अभी अभी क्या था, अभी अकेला स्फीयर था, उसके सरफेस पे कैपिटल क्यू चार्ज है, लेकिन अगर उसके सेंटर पे एक एडिशनल चार्ज रख दे, क्योंकि ये होलो स्फीयर और उसके अंदर चार्ज रखा जा सकता है क्योंकि अंदर से ये खाली है, ठीक है, यस, ओके। सो यहां पे मैंने लिख दिया पॉइंट चार्ज, ओके, पॉइंट चार्ज मतलब अब आप समझते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपसे बात करेगा कि इसी के इंटरनल पॉइंट पर कहीं यहाँ पे पॉइंट पी पर, जो कि इसके सेंटर से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है, इसकी रेडियस अगर आ रहा है तो r/2 रेडियस पे, आई मीन डिस्टेंस पे है वो, है ना, रेडियस की हाफ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ऐसी कुछ बात आपसे कर सकता है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम आराम से कर सकते हैं, बस आप पहले देखो, ठीक है। सबसे पहले तरीका क्या होता है सर, सबसे पहले तरीका होता है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, उसको देख लो कहां पे है, फिर ये देख लो हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस इज देयर, जो उस पे पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या अकेला स्फीयर ही है या स्फीयर के अलावा भी और कोई स्फीयर है, या अगर स्फीयर नहीं है कोई एडिशनल, क्या और कोई पॉइंट चार्ज है, तो सब वहां पे आपको लेने पड़ेंगे, सबका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कम ऑन। तो सबसे पहले मैंने देखा पी पॉइंट जो है ना सर, वो इस स्फीयर के अंदर है, बिल्कुल। कैसे पता चलेगा, अगर उसने ऐसे डायग्राम नहीं बनाया तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि पी पॉइंट की जो डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल आर, वो कैपिटल r/2 यानी रेडियस की हाफ है, और ये डिस्टेंस यानी ये r तो रेडियस से कम है, मतलब ये इंटरनल पॉइंट है। अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं, ये स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट है। याद आया बॉस, कुछ याद आया, यस यस यस, खुश हो रहे हो आप, तो याद तो आया ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर प्लस, ठीक है ना, चूंकि यार इसका भी तो पोटेंशियल होगा इसके ऊपर, ओके, और एज वेल एज इसके सेंटर पे एक एडिशनल पॉइंट चार्ज रखा है, वो भी तो पोटेंशियल बनाएगा, चार्ज है तो पोटेंशियल तो होगा, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमें पता होता है क्या होता है, यस। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो रखा हुआ है पॉइंट चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल लेना है। तो बस ये दो ही है, अगर और भी होते हम और ऐड करते जाते, हमारा क्या जा रहा है, नहीं, ओके। सो नाउ यू जस्ट यूज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है सर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये पॉइंट इंटरनली एग्जिस्ट कर रहा है। तो याद करो वो जमाना जब मैंने आपको बताया था कि इंटरनल किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होलो स्फीयर के लिए वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है, और सरफेस पे कितना होता है, के उसका टोटल चार्ज और उसकी रेडियस, बस, है कि नहीं, याद आया कि नहीं, ठीक है। देखा, ये फायदा होता है वो, जो आपने पढ़ा है उसको तुरंत आप अप्लाई कर रहे हो, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आप स्मार्ट बने हुए, ठीक है कि नहीं। तो यार सर अब हम ना कर सकते हैं, तो देखो कर लो फिर। तो दिस इज k3/r, ओके, प्लस पॉइंट चार्ज का, याद करो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता था k, जो उसका पॉइंट चार्ज है वो ले लो, और उसकी डिस्टेंस कितनी है जिस पॉइंट पे निकालना है, तो यहां पॉइंट चार्ज रखा है, ये डिस्टेंस स्मॉल r, तो लिख लेंगे ना बाद में। सो दिस इज k3/r, ओके, उड़ा डालो बॉस। अब मेरा इंतजार काहे को कर रहे हो, खुद भी कर सकते हो ना। सो k3/r, r कितनी है सर इस पॉइंट की, यहां से पॉइंट के लिए डिस्टेंस r/2, तो r/2 करूंगा तो 2 ऊपर जाएगा ना। अब यार देखो, जो कॉमन आ सकता है ले सकते हैं, अब नो प्रॉब्लम। तो k कॉमन आ रहा है सर, नीचे r कॉमन आ रहा है सर, इधर बचेगा कैपिटल Q प्लस 2 स्मॉल q, एंड दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल, आई मीन टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन। भाई इसके थ्रू क्या होगा कि हम अप्लाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। अभी एक और लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, टेंशन ही लेने का बॉस, टेंशन दे देगा, ठीक है। एक और लेंगे, फिर उसको और अच्छे से अप्लाई करके देखेंगे, फिर कुछ ऑसम से क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, फिर इस पूरे लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। हर तरीके का कंसेप्ट कहीं ना कहीं हम इसमें यूज करने वाले हैं, ओके। सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। होप सो आपने एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा, इसको आप अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओके। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो आर यू रेडी गाइस टू क्रैक दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग ऑल दिस कांसेप्ट, ओके। तो देखो अब हम साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। जल्दी से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है। अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन आपने बनाया इसमें जो स्फीयर्स है वो कैसे है, ठीक है बॉस। इन सबका एक सेंटर कॉमन है, तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे जो स्फीयर लिए होंगे, नॉर्मली जो क्वेश्चन वो डिजाइन कर सकता है, अंदर वाला सॉलिड हो सकता है, तो बाहर वाला तो डेफिनेटली यार होलो स्फीयर ही होना चाहिए, तभी उसके अंदर उसको रखा जा सकता है। बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है सर, बोथ स्फीयर्स, ठीक है, दोनों के दोनों जो स्फीयर्स हैं वो होलो है, ठीक है ना, स्पैरिकल सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टिंग है, ये अब आप मान के चलेंगे, अंडरस्टूड है ये, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इतने समझदार हो चुके हो, ठीक है। सो होलोस्फीयर है, दोनों है, कॉन्सेंट्रिकली दोनों प्लेस किए गए, मतलब दोनों का सेंटर कॉमन होने वाला है। आप देख सकते हो जो इंटरनल स्फीयर है ये वाला, इसको स्फीयर 1 दे दो नाम, और इसको स्फीयर 2, ठीक है, मतलब दो ही है ना, तो 1 2 के नाम से आप बता सकते हो, उनको पहचान देनी जरूरी है ना भाई।
तो इसकी जो रेडियस है सर अंदर वाले की वो कैपिटल आर है, बढ़िया है सर। और जो सबसे बाहर है उसकी रेडियस कितनी है सर 2r है। जो अंदर वाला है उसका चार्ज कितना है सर प्लस क्यू, जो बाहर वाला है उसका चार्ज कितना है सर 2q। मतलब एक इजी सा डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया जिससे आपको एप्लीकेशन करके दिखा सकूं और आपको सिखा सकूं कि कैसे अप्लाई किया जाता है कंसेप्ट। ओके कम ऑन, तो क्या करने वाले हैं सर, क्या करने वाले हैं देख तो लो। पहले पूछा क्या है, नॉर्मली वो बात करेगा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, नॉट कॉम्बिनेशन, इट्स कॉम्बिनेशन। ओके सो क्या कर रहा हूं मैं, अब हमने कैलकुलेट करना है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, यस सर, एट सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड एट सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर। ठीक है, एस मीन सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, मतलब आप पूरा लिख लेना, मैं जस्ट शॉर्टकट मार रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सो पहले स्फीयर के सरफेस पे नेट पोटेंशियल, दूसरे स्फीयर के सरफेस पे नेट पोटेंशियल। क्या सर हमेशा सरफेस पे पूछेगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, कहीं भी पूछ सकता है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कम ऑन गाइस, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। ओके कूल, कहां पे निकालना है? एट सरफेस, मैं लिख रहा हूं पूरा जिससे आपको याद रहे, सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, फर्स्ट स्फीयर। ओके, यहां पे हमें निकालना है। तो यार देखो, चूंकि यहां पे ये जो स्फीयर है, ये वाला जो फर्स्ट स्फीयर है, वो अकेला तो है नहीं, उसके साथ एक और है। तो जितने भी स्फीयर हो, मतलब उनके जितने भी चार्ज हो, सारे चार्ज मिलकर पोटेंशियल बनाएंगे। और हमें नेट पोटेंशियल निकालना होता है जब कॉम्बिनेशन होता है। ये हमने पॉइंट चार्ज के लिए भी सीखा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर मैंने वहां पे ये भी बताया था आपको कि जिस पॉइंट पे आप निकालना जा रहे हो पोटेंशियल, सबसे पहले देखो पॉइंट लोकेट कहां पे है, आई मीन उसकी लोकेशन कहां पे है, किस स्फीयर से बाहर है या किसके अंदर है ना, ऐसे समझना, या किसके सरफेस पे है। उसी के अकॉर्डिंग उन स्फीयर्स का रिजल्ट यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना जो भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो भाई देखो, चूंकि वो पॉइंट उसने माना है, मान लिया यहां पे माना है, सपोज करो वो पॉइंट यहाँ है P1। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है, ठीक है, ये कॉमन सेंटर है सबके लिए, वो पॉइंट है इसके सरफेस पे, तो इसकी वजह से तो पोटेंशियल ऑब्वियसली होगा। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड स्फीयर। यस सर, बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, मचा डालेंगे बॉस। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, अब देखो, जो पहला स्फीयर है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, ये डिपेंड करेगा कि पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में कहां है, उसके अंदर है, उसके बाहर है, या उसके सरफेस पे है। कम ऑन, हैव ए लुक। तो उसने बोला, देखो उसने क्लियर बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन एट, सबसे पहले उसने बात करी है कि सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर। पहले उसने माना कि जो पॉइंट है वो पहले स्फीयर के ही सरफेस पे ही रहा। तो अगर इसके सरफेस पे है, तो भाई हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे अगर पॉइंट होता है तो वो कांस्टेंट रहता है। तो K, इसी का चार्ज Q और इसकी की रेडियस R, क्योंकि उसी के सरफेस पे है, प्लस, लेकिन सेकंड वाला जो स्फीयर है वो बड़े वाला है बॉस। ठीक है, तो ये छोटे वाला उसके अंदर है, तो सेकंड वाले के रिस्पेक्ट पे ये पॉइंट इंटरनल है, मतलब इसके लिए ये पॉइंट इंटरनल वाला है। जो इसके सरफेस पे होगा वही इसके अंदर भी तो होगा, ठीक है ना। मतलब यहां पे ये पॉइंट जो है P1, ये सेकंड वाले सरफेस के लिए इनसाइड का काम कर रहा है। ठीक है, ये इनसाइड पॉइंट का काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे K, मतलब जो बड़े वाले के सरफेस पे होगा वही इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे होगा, कांस्टेंट होगा ना, वो सरफेस से लेके इंटरनल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है ना। तो क्या लिखेंगे सर, आउटर वाले का चार्ज देखो कितना है 2Q। ओके, एंड चूंकि कांस्टेंट है तो उसकी रेडियस लेनी पड़ेगी ना, रेडियस कितनी है सर 2R। हियर वी गो, दिस इज 2R। ओके, तो 2 से 2 हो गया सर कैंसिल, तो यहां बचा KQ/R, इधर भी बचा KQ/R। नाउ यू कैन ऐड देम, सो दिस इज 2KQ/R एंड दिस इज द नेट पोटेंशियल कहां पे, एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, ये नेट पोटेंशियल आ गया एट द सरफेस ऑफ स्फीयर 1। ठीक है, तो दिस इज द टोटल एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब जो इसमें कंडीशन नंबर 2 है, आई मीन जो उसने पूछा है कि भाई पहले सरफेस पे तुमने निकाल लिया पहले स्फीयर के, अब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड स्फीयर के सरफेस पे। कर लोगे ना, खुद कर लोगे, बोल दो यार, खुद कर लोगे ना, पक्का नहीं, मना कर रहे हो बॉस। ठीक है, चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो यार सर अब इस पॉइंट को हम रखने वाले हैं सेकंड स्फीयर के सरफेस पे। ओके, तो इसको उठाओ यहां से और आप इसके सरफेस पे रख दो, लेट्स ये पॉइंट P2 है। तो बिल्कुल क्लियर है यार, जब यहां पे आप नेट पोटेंशियल निकालोगे ना, मतलब नेट पोटेंशियल जब आप निकालोगे सेकंड वाले के सरफेस पे, सेकंड के सरफेस पे, तो दोनों की वजह से होगा ऑब्वियसली, सेकंड वाले की वजह से सरफेस पे है, प्लस जो फर्स्ट स्फीयर है उसकी वजह से आउटसाइड है उसके, देख लो आउटसाइड है कि नहीं है।
मतलब ये पॉइंट इस छोटे वाले स्फीयर से तो बाहर है, क्योंकि इसका सरफेस तो यहाँ तक है ना, इससे बाहर है, लेकिन इस बड़े वाले के तो सरफेस पे है ना, तो बड़े वाले के तो सरफेस पे है उसका सरफेस वाला पोटेंशियल, और छोटे वाले का आउटसाइड वाला पोटेंशियल। खत्म कहानी। तो हम लिखेंगे के, बड़े वाले के सरफेस पे है तो 2q, उसी की रेडियस 2r, ठीक है, प्लस, और छोटे वाले से बाहर है तो छोटे वाले से बाहर कितने बार है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, तो r जो उसके लिए होगी, छोटे वाले के लिए जो r1 होगी, वो इसकी बड़े वाले की रेडियस के इक्वल हो जाएगी ना, 2r, और उसके सरफेस पे चार्ज कितना है सर, q, तो क्योंकि k q आउटसाइड के लिए स्मॉल r होती है, और स्मॉल r यहाँ पे किसके इक्वल है, 2r के, बस पुट कर दो यार, ये कैंसिल सर, k q बाई r प्लस k q बाई 2r, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 देखो एलसीएम लो उसका, 3/2 k q by r, and here is the answer. So this is how you can approach these type of problems. Okay, और इसमें ना मैं कितना भी कॉम्बिनेशन बना दूं, you just try to understand कि कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है ना। आप बोलोगे यार सर अगर हम यहाँ पे 3 स्फीयर्स ले ले तो ले लो ना, हमारा क्या जा रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही नहीं है। लोकेशन चेक करो पॉइंट, फिर किस स्फीयर के लिए वो कहाँ पे लाई कर रहा है उसको देखो, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट यूज करो, नेट निकाल लो, है कि नहीं, समझ में आ रहा है बॉस। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता दिया है, सिखा दिया है मस्त तरीके से। अब कुछ क्वेश्चंस ऑसम तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से आप उनको फोड़ के आएंगे, आते नहीं फोड़ के आएंगे। ओके, और आना है, ठीक है। ओके, सो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया, तो आप देख सकते हैं मस्त तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक से कंसेप्ट होंगे, आराम से जितने भी आपने सब कुछ सीखा है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो डरने का नहीं, वो सब डराने का, ठीक है। क्वेश्चंस को आपसे डर लगना चाहिए और आप उसके पीछे पीछे भागेंगे। तो इमेजिन करो कि क्वेश्चन दौड़ रहा होगा या ना भाग रहा होगा और आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो वो तुमसे डर के भागेगा। तो कैसे नहीं होगा, देखते हैं कैसे नहीं होगा हमसे, ठीक है। सो पढ़ लो जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़ेंगे पहले, आप उसको फील करेंगे कि उसमें गिवन क्या है, डेटा क्या गिवन है, क्योंकि देखो यार उससे उसको पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उसको समझना लाजमी है बॉस, ठीक है। तो उसने बोला कि होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मेटल स्फीयर है, पहले बोला उसने होलो मेटल स्फीयर, होलो है सर, बढ़िया है सर, अच्छी बात है। होलो स्फीयर है मतलब कंडक्टिंग है, मेटल है कंडक्टिंग है, चलो बात सही है। और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी बढ़िया है, ठीक है। हमारा क्या जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि दिस इज द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड such that the potential on its surface is 10 वोल्ट। उसने बोला कि इसको चार्ज किया गया, इस तरीके से किया गया कि इसकी सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। और याद करो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता था, के क्यू बाई आर, ये होता था ना, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, बस यू जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, ये दे रखा है तो बाकी सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देखा फंसा दिया ना बहुत। उसने बोला अगर सरफेस पे इतना है तो सेंटर पे बोलो कितना होगा ना, गलत बात बोलो, 0 होगा, यस, उड़ा दूंगा तो मैं उधर ही आके कैमरे में, कोई ध्यान से समझना, ठीक है। होलोस्फीयर है ये, और हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पोटेंशियल के मामले में बॉस जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो ही इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, सेंटर हो चाहे इंटरनल कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, तो उसके इंटरनल किसी भी पॉइंट पे हो चाहे वो सेंटर पे, वही होता है जो सरफेस पे है, यानी 10 वोल्ट ही रहेगा। तो टेंशन लेने का नहीं बॉस, देख लो सारे कंसेप्ट है ना बेसिक से, बस आपको समझना है, ठीक है आपको। और इसमें ना ऑप्शन में 0 भी है, तो कुछ लोगों का तो फेवरेट यही होगा, वो तो उड़ा के आ जाएंगे और खुद उड़ के आ जाएंगे। एक्चुअली वो क्वेश्चन को उड़ा के नहीं आए हैं, वो खुद उड़ के आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, चूंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके हर सरफेस का पोटेंशियल सेम होने वाला है, तो उसके इंटरनल पॉइंट का सरफेस पोटेंशियल भी सेम होने वाला है, वही होगा जो सरफेस पे है, क्योंकि इंटरनल पॉइंट पे फील्ड 0 होता है, बट इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं होता। पोटेंशियल तो हमेशा सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, यस, कम ऑन, आगे बढ़े। यस, समझ गए ना, भावनाओं को समझ गए ना आप, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से डिस्कस करते हैं, आप अपने मन को मस्त तरीके से स्ट्रांग बना लो, ठीक है। ओके वो, सो एक शानदार से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिर से हमारे पास आ गया, और एक्चुअली ये सारे शानदार होने वाले, मतलब डिक्टो जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस आपने बढ़िया तरीके से देखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, मस्त तरीके से देखते रहना है कि फंसना नहीं है बॉस, ठीक है। मतलब बहुत ध्यान से समझना है कि मैं किस तरीके से कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ, नॉट अपने लिए, इट्स ऑल अबाउट यू गाइस, ठीक है। अपने आप को नहीं सिखाने आया हूँ, आपको सिखाने आया हूँ, तो मिशन फेल हो जाएगा अगर मैं खुद को सिखा रहा नहीं, आपको नहीं सिखा पाया, तो दिस इज फॉर यू। ओके, तो ध्यान से समझना। उसने बोला 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है, 3 है, मेटल सेल्स है, मतलब होलोस्फीयर्स है, ठीक है सर, A B C, ओके, रेस्पेक्टिवली रेडियस दे रखी है A B और C, मतलब जो स्फीयर्स का नाम है वो कैपिटल A B C है, और उनकी जो रेडियाई है वो स्मॉल लेटर्स में गिवन है, दैट इज स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। अच्छी बात है। तो उसने क्या बोला है, 3 कॉन्सेंट्रिक है, मतलब
मतलब अंदर वाला छोटा होगा ऑब्वियसली, एंड उससे बाहर वाला उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। देखो बिल्कुल गोल गोल बना रहा हूँ मैं वो, ठीक है, ड्राइंग है मेरी शानदार। नहीं नहीं यार, ये कुछ वाहियात ही बन गया, नहीं तो ये बन गया। ओके ओके, सो दिस इज आउटर वन, ओके। और ये सारे कॉन्सेंट्रिक है, सारे होलोस्फीयर्स है, ये सारे होलोस्फीयर्स हैं, नो प्रॉब्लम, ओके सर। और अंदर वाले की जो रेडियस है बॉस, उसको दिया है स्मॉल a नाम, और जो उससे बाहर वाला है जस्ट उसको b नाम दिया है, एंड जो सबसे बाहर वाला है उसको c उसकी रेडियस है, ठीक है ना। अब उसने बोला जो इनसाइड वाला है उसका नाम क्या बोला है उसने, ए स्फीयर बी एंड दिस इज स्फीयर सी, ओके शानदार जबरदस्त। आगे बढ़े, उसने बोला कि इनके पास चार्ज डेंसिटीज है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा देन प्लस सिग्मा, अल्टरनेटिवली है बॉस ये, मतलब पहले अंदर वाले पे है प्लस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस सिग्मा और इस पे प्लस सिग्मा। आप समझते हो ना चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होती है उस पर्टिकुलर स्फीयर पे चार्ज कितना है डिवाइड बाय उसका एरिया, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। ओके सो क्या पूछ रहा है सर, द पोटेंशियल ऑफ सेल बी, ओ क्या बात कर रहे हो, सेल बी पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, सेल बी पे पोटेंशियल कितना होगा निकालना है। वैसे ये क्वेश्चन में ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब उसने एक पर्टिकुलर स्फीयर पे हमें से पोटेंशियल पूछ लिया, बट इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही बन सकते हैं, जो बने भी हैं जो आए भी हैं, ओके। ऑलरेडी काफी बार आए हैं, मेंस में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है, इवन नीट में भी आ चुका है, देखा तीनों एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या है, मैंने बोला था ना आपको 3 ले लो 4 ले लो कुछ भी ले लो यार, फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या करने वाले हो सर, तो क्या करने वाले हैं यार, क्या बात कर रहे हो यार। उसने पूछा है कि जो सेल है हमारे पास, जो स्फीयर है बी, उस पे नेट पोटेंशियल निकालने वाले हैं, और क्या करने वाले नहीं। तो चलो देखो, तो बी पे जो नेट पोटेंशियल आएगा ना, बी के सरफेस पे जो नेट पोटेंशियल, चूंकि उसने पूछा है बी पे नेट पोटेंशियल, तो उसके सरफेस की बात करेंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो यार देखो ध्यान से समझना, ओके सर समझ लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी सबकी सेम है, चार्ज डेंसिटी सबकी सिग्मा सिग्मा है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है, बस इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ओके ओके मैन, ओके नो प्रॉब्लम। तो चूंकि ये जो पॉइंट है ना जहां पे निकालना है वो सेल बी है, मतलब स्फीयर बी है, तो भाई स्फीयर बी के सरफेस है, तो जो पोटेंशियल बी की वजह से होगा वो तो उसके सरफेस पे है, ठीक है ऑब्वियसली। प्लस चूंकि ये जो बी का सरफेस है ये इंटरनल ए वाले से, देखो इसका सरफेस तो यहां तक उससे बाहर है, तो इसके लिए आउटसाइड होगा, ए वाले के लिए ये पॉइंट आउटसाइड है, यानी ए वाले के लिए आउटसाइड है कि नहीं है भाई, यही मेन है। जिसको ये समझ में आ गया ना कि मतलब जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है वो किसके लिए कहां पे है, इंटरनल सरफेस या आउटसाइड, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट यूज कर लेना, क्वेश्चन इजिली हो जाएगा, ठीक है बॉस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्लस और क्या बचा सर, और बचा है अभी, ये भी तो बचा है सी वाला सबसे बड़ा है, और ये पॉइंट जो है बी, मतलब जो बी वाला स्फीयर है वो तो सी के अंदर है, तो सी वाले का जो पोटेंशियल होगा ना वो इनसाइड के लिए होगा, क्योंकि वो पॉइंट उसके लिए इनसाइड है, क्योंकि स्फीयर भी उसके लिए इनसाइड है। अब देखो यार सबका इंडिविजुअल रिजल्ट हमें पता होता है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ओके। अच्छा सर ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो, नहीं बॉस तुम क्वेश्चन करते ही नहीं तो नाराज होना बनता है, नहीं ओके। सो यहां पे अब क्या करने वाले हैं, तो बी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल चाहिए मेरे को, ठीक है सर। तो देखो बी पॉइंट पे ही चाहिए, क्योंकि बी पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है, ध्यान से समझना, धोखा मत खाना बॉस, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यानी इसके पूरे जो चार्ज होगा, जो भी होगा, चार्ज नहीं दिया है उसने, चार्ज डेंसिटी दिया है, तो लेट्स सी दिस इज नेगेटिव, कम ऑन गाइस दिस इज नेगेटिव, तो मैं मान लेता हूं उसके सरफेस पे जो भी चार्ज है, लेट्स सी वो क्यू बी इसी के नाम से चलेगा, और जो अंदर वाले पे चार्ज है, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कितना 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 इसको मान लेते हैं क्यू ए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना होगा, क्योंकि उसकी रेडियस अलग है भाई, बाहर वाले की रेडियस अलग है, और जो आउटर वाला है उस पे भी तो पॉजिटिव होगा, मैंने बोला हाँ होगा तो होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मैं सिखाऊंगा ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आएगा QC, बढ़िया बात है, बट चलो अब लिख लेते हैं। तो चूंकि B के सरफेस पे ही है पॉइंट और उसी पे निकालना है, तो B की वजह से हम लिखेंगे K उसका चार्ज डिवाइड बाय व्हाट इज दैट सर, उसकी रेडियस, ठीक है ना, सरफेस पे रेडियस कितनी है सर, उसकी B है, तो B लिख लेंगे। फिर प्लस, फिर A के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो K A का चार्ज, और उसके लिए आउटसाइड क्या होगा सर, A के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस वही होगी जो B की रेडियस है, ठीक है ना। देखो यहां से यहां तक तो B की रेडियस ही नहीं है, ये देख लो ये वाली, ठीक है, क्यों, ये स्मॉल r इसकी B के इक्वल हो जाएगा, तो B लिखेंगे, ठीक है। प्लस K आउटसाइड वाला जो स्फीयर है उसके तो अंदर है, तो उसका चार्ज ले लो पहले, तो QC, और उसका अंदर है मतलब उसके इंटरनल है, मतलब जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल है वो उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे होगा, चाहे वो A पे पूछे B पे पूछे, दोनों उसके इनसाइड है, तो हम लेंगे उसकी रेडियस, सो दिस इज द रेडियस दैट इज C,
ओके सर, तो सर हो गया क्या, आंसर आ गया? यस आ गया बॉस, आंसर आ गया। बट यहाँ पे ना तो मेरे को ए जो फर्स्ट स्फीयर है, ए वाला, बी वाला, सी वाला, किसी में भी चार्ज नहीं पता है। हाँ उनकी चार्ज डेंसिटी जरूर पता है, तो हमें इंडिविजुअली इनका क्या कैलकुलेट करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज दैट सर? चार्ज, ठीक है, बाय यूजिंग जो इंफॉर्मेशन गिवन है। कम ऑन। ओके सर, अब क्या करेंगे सर, देख लो। तो अगर आपको चार्ज निकालना है इस पे QB, ठीक है, तो आपको पता है उसकी सिग्मा कितनी दे रखी है? सिग्मा माइनस, ठीक है, माइनस लेना है क्योंकि पोटेंशियल निकालना है। चार्ज प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है, मैंने बोला था आपको। तो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू, उस पे चार्ज है QB, उसका एरिया क्या लेंगे सर? स्फीयर का एरिया क्या होता है? देख लो, सरफेस एरिया 4 पाई, उसकी रेडियस है B स्क्वायर। तो QB आपके पास आ गया माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर A, B, देन आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज पुट हियर, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ टाइम तो लगेगा बॉस, ठीक है। अब हम किसके लिए निकालेंगे सर? A पे निकाल लो। A पे कितना है सर? सिग्मा है प्लस, तो उसका चार्ज कितना होगा सर? उसी के नाम से, उसकी सरफेस एरिया 4 पाई, रेडियस A है, ठीक है। तो QA आ गया सर आपके पास सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली आप इसका चार्ज निकाल लो, तो उसकी सिग्मा है, एंड दिस इज प्लस माइनस प्लस, दिस इज प्लस, तो उसका चार्ज होगा QC, उसकी 4 पाई C स्क्वायर उसकी रेडियस है। तो आप देख सकते हो QC आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर। ओके, सबका चार्ज आ चुका है, आप पटक डालो बॉस, ठीक है। चलो सर पटक लेते हैं फिर। तो K ना पहले से ही कॉमन ले लो, ठीक है, K, QB की वैल्यू पुट करो। QB कितना है? ये रहा, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर, ओवर नीचे है B, ठीक है बॉस, ठीक है। यहाँ पे K बाहर आ गया तो QA बचा। QA कितना है सर? ये रहा, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर ओवर B प्लस, यहाँ पे क्या बचा सर? ओके, यहाँ पे बचा सिग्मा, ओके, 4 पाई C स्क्वायर ओवर C। देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है इसको सॉल्व करने में और आपको समझाने में, ठीक है। ऑसम क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ है तो है बॉस। अब देखो सब में ना सिग्मा और 4 पाई सब में कॉमन है, तो सिग्मा 4 पाई बाहर ले लो, तो 4 पाई सिग्मा और K पहले से ही है, तो यहाँ बचेगा माइनस, एक B कैंसिल हो गया तो केवल B बचेगा, ठीक है। और सिग्मा 4 पाई बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा एज इट इज A स्क्वायर बाई B, ठीक है। और यहाँ C कैंसिल हो गया तो प्लस C, बस यही हो गया और क्या है। अब क्या बोलूं मैं, ठीक है। सो हियर वी गो, दिस इज योर नेट पोटेंशियल गाइस, और इससे आगे आप इसको सॉल्व, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में किस तरीके के ऑप्शन गिवन है, इससे आगे आपको फिर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं एक्चुअली। ओके, तो यार सर पता है उसने ऑप्शन कैसे दिए हैं? उसने ना K की वैल्यू पुट करी है, क्योंकि K तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप भी कर लो ना। K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा कैंसिल, तो आंसर कितना बचा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज A स्क्वायर बाई B माइनस B प्लस C। दिस इज योर फाइनल आंसर। चूंकि B पे ही पूछा है ना, तो B पे ही कैलकुलेट कर रहा हूं। A पे पूछता तो A पे कैलकुलेट करता, C पे पूछता तो C पे कैलकुलेट करता, कुछ और पूछता तो वो भी कर लेता, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहने का मेन मतलब यह है, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। सो आप देख सकते हो, अच्छा इसमें एल्शियम वगैरह भी लिया, वो आप भी ले सकते हो यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप खुद भी कर सकते हैं यहाँ से, जो भी लेना है जिस तरीके से लेना है। सो यार इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे और बढ़िया तरीके से आपको सारे कंसेप्ट अप्लाई करने आ जाए। सो एक बढ़िया सा ग्राफिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, दिमाग के तार हिला के रखेगा बॉस। अगर कंसेप्ट आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, अच्छे से अप्लाई आपने नहीं करे हैं, तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन भी गलत होने के चांस बन सकते हैं। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन देखो जो हमने पढ़ी है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और मस्त तरीके से इसका रिविजन भी हो जाएगा। ओके, सो सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया से आप देख सकते हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ो, पहले समझो पहले उसको, ठीक है, कि उसमें गिवन क्या है और फिर पूछा क्या गया है, इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने लिए बना लिया, जिससे मैं आपको समझा सकूं। देखो भाई उसने बोला है कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन विद द डिस्टेंस r, ओके सर, अप फ्रॉम द सेंटर, ओके, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे हम नॉर्मली लेते ही हैं, और r नोट यहाँ पे इस स्फीयर की जो भी है ये, ठीक है ना, वो रेडियस है। बताओ क्या बोल रहा है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलेगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, मतलब बता रहा है कि ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल यानी होलो स्फीयर के लिए ग्राफ गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ गए? अभी देखेंगे आराम से, ठीक है। फिर उसने बोला पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली क्लोज्ड स्फेरिकल सेल। फिर सेकंड ऑप्शन में उसने दिया कि ये नहीं, उसने बोला नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, पोटेंशियल का ग्राफ है स्फेरिकल सेल के लिए, कंडक्टिंग ही होगा, यस। थर्ड में दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। फिर तीसरा बंदा आ गया, उसने बोला नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का है, नॉट होलो स्फीयर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, और हमने बताना है कौन सा सही है, वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। देखा
देखा, उल्लू बना रहा है ना। पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, कम ऑन गाइस, पोटेंशियल। फिर उसने बोला नहीं यार क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा ही है ये, तो पोटेंशियल क्या है यार, पोटेंशियल किस, कौन से पोटेंशियल का, किसके पोटेंशियल का, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो बहुत क्लियरली आप देखो, अगर आपको याद हो ये ग्राफ, ठीक है, ओके सर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं दोस्तों कि ये एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, जो उसने बोला भी है, और अगर मैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं, उसके हर पॉइंट पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, और चूंकि यहां नहीं लिखा उसने पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ऑप्शन पढ़ने पड़े हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सरफेस से पहुंचने से जस्ट पहले तक फील्ड जीरो रहेगा, तो ऐसे बनेगा, और सरफेस के बाद ऐसे बनेगा, तो ये ग्राफ होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो बट ये तो है नहीं, ये तो कहीं ऊपर से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हो नहीं रहा है, इसकी वैल्यू है इसके पास कुछ। सो एक चीज तो क्लियर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो नहीं है। अब वो बोल रहा है पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ठीक है। अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सी ऑप्शन में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ध्यान से समझो, उसने नाम यूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है, देखना यहीं पे फंसते हैं आके, चार्ज्ड स्फीयर। अब देखो यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि कौन सा है, बस उसने बोला यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। क्या इसमें कहीं पे स्फीयर के नाम से कंडक्टिंग यूज किया है? नहीं, तो इसको हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर नहीं मानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की मैं बात कर रहा था, दैट इज नॉट अ कंडक्टिंग स्फीयर। ये ध्यान देना, यहाँ पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो बात कर रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इट मीन्स वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे नॉन कंडक्टिंग के लिए, ग्राफ याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनता था वो क्या बनता था बॉस, वो बनता था कुछ ऐसे, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ठीक है। सो ये तो ऐसे है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए है ही नहीं, ऑप्शन सी है ही नहीं, बचे पोटेंशियल बॉस। और यार एक चीज क्लियर होने वाली है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात कर रहा है तो कंडक्टिंग तो हो नहीं सकता, नॉन कंडक्टिंग ही है। तो उसके लिए पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊंगा तो मैंने आपको दिखाया था, पहले पैराबोला फिर हाइपरबोला, ऐसे बनता था। तो ये तो ऐसा ग्राफ है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, चेक करो या ना करो बॉस, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है ये, ठीक है। मतलब अगर इसका पोटेंशियल आप बनाओगे V वर्सेस R, तो हमें पता है कि स्फेरिकल सेल के अंदर जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है, यानी कांस्टेंट होगा, उसके बाद हाइपरबोलिकली वेरी करेगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट क्या करेक्ट ऑप्शन है यार, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। समझ गया ना, देखो कितने बढ़िया तरीके से इसने हमसे सारे कंसेप्ट अप्लाई कराए। आपको ढंग से सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए कि नहीं, यहीं पे सारे रिजल्ट यूज हो गए कि नहीं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं, मजा आ जाएगा बॉस, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, फोड़ के आ जाइए, ठीक है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसको मैंने लिखा है यार, क्योंकि मैंने देखा है इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मेंस में और नीट में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आपको ये कंसेप्ट भी डिस्कस करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मैंने लिख के इसको दे दिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है और फंडा क्या है, इसको डायरेक्ट क्रैक करने का क्वेश्चन पढ़ो और उड़ा डालो, ठीक है। वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पहले देख लो क्वेश्चन है क्या। उसने बोला 512 512, ठीक है, 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है हमारे पास, किस चीज की बनी है सर, मरकरी की बनी है, ठीक है, 512, ठीक है। आर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट ईच, हर ड्रॉप जो भी है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स है 512, और हर ड्रॉप को चार्ज किया गया, और उस हर ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो 2 वोल्ट है, ठीक है। द ड्रॉप्स आर ज्वाइंड, इन सबको ज्वाइन किया जाता है टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, एक ड्रॉप बनाई गई, सबसे मिलके एक ड्रॉप बनाई गई, बड़ी बन जाएगी वो तो। देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप है ये, बिगर ड्रॉप, जो भी सिंगल ड्रॉप बनी होगी उसको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो वो पता है क्या बोल रहा है, छोटी छोटी हमारे पास बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, सेम साइज है, सबका सेम पोटेंशियल है, छोटी 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 लेकिन खोटी खोटी, ठीक है। ये बहुत सारी है, और कितनी है सर, टोटल 512 ड्रॉप्स है, तो सारी तो मैं नहीं बना सकता, तो मैंने लिख दिया कि ऐसे ऐसी बहुत सारी है, ठीक है। तो उसने बोला यार कि हर ड्रॉप का जो साइज है ना ऑब्वियसली सेम ही होगा, और हर ड्रॉप का जो ईच का जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली वो दे रखा है आपको 2 वोल्ट, आई मीन कुछ भी दे सकता है, बस आप कंसेप्ट देखो क्या है, आप 4 डालेंगे हर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी हर का हर एक का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, ठीक है सर। और इन सारी जितनी भी ड्रॉप्स है 512, इन सबसे मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाई गई, एक सिंगल ड्रॉप बनाई गई, ऑब्वियसली उसका जो साइज होगा बड़ा होगा और उसकी रेडियस कुछ हो जाएगी, लेट्स सी कैपिटल आर। तो वो पूछ रहा है इस बिगर ड्रॉप पे कितना पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करो। अच्छा क्वेश्चन हो गया कि नहीं, इसकी एनर्जी भी पूछ सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल पूछा तो मैं पोटेंशियल की ईच बात करने वाला हूँ, ठीक है।
तो क्या करेंगे सर, इसके लिए कंसेप्ट क्या है, याद करो इन सब ने मिलकर इसको बनाया है, मतलब इन सब का छोटे, ये देखो ड्रॉप है, चूंकि ये ड्रॉप है और ड्रॉप को हम स्फीयर मानेंगे, क्या मानेंगे सर, चार्ज स्फीयर मानेंगे। चार्ज स्फीयर मानेंगे तो सर उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर इस छोटी वाली का वॉल्यूम लिखूं स्मॉल, ऐसे लिख दे मैंने 4/3 पाई आर क्यूब लिखूंगा, और जो बड़ा वॉल्यूम बना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये किससे मिलके बना है, इन सब से मिलके बना है, ठीक है। और मेरे को निकालना है पोटेंशियल, तो यार सर तरीका क्या है पोटेंशियल निकालने का, है तो स्फीयर ही ना। अगर मैं किसी एक का पोटेंशियल लिखूं, इसमें से किसी एक ड्रॉप का क्या लिखूंगा, KQ1 बाई उसकी रेडियस R, ये लिखूंगा ना। चार्ज सब पे सेम है, ठीक है, चार्ज सब पे सेम है, तो ये जो चार्ज है मैं स्मॉल वाली का मान सकता हूँ। सपोज करो इन पे जो स्मॉल वाली पे जो चार्ज होगा वो QS होगा, और इस वाली पे जो चार्ज होगा QBC ग्राम लिख रहा हूँ मैं, QB यानी जो बड़ी वाली बॉल है उसकी नाम से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक, चूंकि ये स्फीयर है, एक चार्ज स्फीयर मान लो आप इसको, क्वेश्चन उसी का है, ये स्फीयर का ही है एक तरीके से। मरकरी की बनी हुई ड्रॉप्स हैं, उन पे चार्ज दे रखा है, उसको चार्ज किया गया, पोटेंशियल दे रखा है, तो आप यही होता है ना सरफेस पे सब कुछ, ठीक है, सरफेस पे यही होता है ना पोटेंशियल। तो इसकी रेडियस R है, बड़ी वाली की रेडियस ये है, ठीक है सर, बढ़िया है सर। तो यार सर जब आप इसका पोटेंशियल निकालोगे, बड़ी वाली का पोटेंशियल, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि तो बड़ी वाली का चार्ज कितना QB ओवर उसकी रेडियस RB। तो ना तो हमें ये पता इसका साइज कितना है, रेडियस कितने है, ना ये पता इस पे चार्ज कितना है। भाई ये भी तो नहीं पता ना चार्ज कितना है। हाँ ये बता सकते हैं कि इनको 512 नंबर ऑफ ड्रॉप से मिलके बनाया गया है, और एक ड्रॉप पे चार्ज है इतना, ठीक है। तो सोचो इन पे कितना होगा, ये ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, तो ये तरीका है। तो भाई इसको आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट गाइज देखो, ये मैं बता रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है, प्रोसेस क्या है। फिर रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, देखो रेडियस निकालने के लिए करेंगे हम, चूंकि ये इसको बनाया गया है छोटे छोटे वॉल्यूम से, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये मिलके बना है 512 इंटू किसी एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से, ये ध्यान रखना बॉस, ठीक है। तो यहां से कैंसिल वैंसिल करना, और कैपिटल R क्यूब इक्वल टू आएगा 512 इंटू R क्यूब, यहां से आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हम बाद में, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, उसको कन्वर्ट कर देंगे। यहां से रेडियस निकाल के यहां पुट करेंगे, यहां से इसका पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट, और यहां से इसका चार्ज निकाल के यहां पे पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो कितने से मिलके बनाया उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका चार्ज निकालने के लिए कितनी बॉल से मिलके बनाया उतने नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली भाई इसका चार्ज कितना होगा, है ना, इसका चार्ज इन सब से मिलके बना है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा कहीं आंसर आएगा। ये प्रोसेस बता रहा हूं, दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, कूल। लेकिन अगर आप इसका फंडा डायरेक्ट याद रखोगे, हमेशा याद रखना जब भी वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स की बात करें, उनसे मिलके कोई एक सिंगल ड्रॉप बनेगी तो बोलेगा बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, तो हमेशा आप क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा, जब क्वेश्चन ही ऐसे आएगा डायरेक्ट, तो आप इसी का यूज करो यार। तो आप करेंगे जो भी पोटेंशियल गिवन होगा, सिंगल ड्रॉप थी वो छोटी छोटी, तो स्मॉल वाली का पोटेंशियल इनटू n की पावर 2/3, बस ये फॉर्मूला है, और इसको आप अपने दिल और दिमाग में सेट कर लेंगे और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप्स एंड दिस इज द बिगर ड्रॉप जिसका निकालना है, एंड n नंबर ऑफ ड्रॉप्स जितनी भी होंगी, ठीक है, जो भी होंगी, जैसा भी क्वेश्चन होगा पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो देख लो कैसे, देख लो घूर के मत देखो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। देखो स्मॉलर का कितना है 2 है सर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 512 सर, पावर 2/3, देखो जल्दी आ जाएगा। अब 512 को ऐसे लिखो जो पावर रेज करो उसकी कि 2/3 कहीं ना कहीं इसको कैंसिल करे, तो 512 को आप पता है क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 9, और ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। और 3 से ये 9 कैंसिल, तो 3 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 6, यानी 2 इंटू 64, 2 की पावर 6 64, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 एंड 2, इतना वोल्ट आएगा, देख लो ध्यान से। तो जो बिगर ड्रॉप बनी है उसका जो पोटेंशियल होगा इसके पास वो होगा 128 वोल्ट, जबकि ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, एक ड्रॉप का 2 वोल्ट था, और इन सब से मिलकर जो बड़ी बनेगी उसका होगा 120 वोल्ट। सो हियर इज द आंसर एंड दिस इज ऑसम फॉर्मूला, ऑसम तरीके से आप इसको याद रखेंगे, आपका टाइम बचेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज कैलकुलेशन करने में, उससे आप बच जाओगे, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा मस्त तरीके से लेक्चर, और उसका यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन कंसेप्ट जो पोटेंशियल से रिलेटेड होते हैं, जो कैपेसिटर्स में भी काम आएंगे, मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो डोंट मिस मैन, ठीक है। उसको मस्त तरीके से सीखना और बेहतरीन नॉलेज आपकी होने वाली है, ठीक है।